नवम कक्षायाः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यो नमो नमः। अभिवादनं शुभदिन अभिवादनं अभिनन्दनम्। अद्य वयं सर्वे मिलित्वा संस्कृतविषये अध्याय पञ्चमोऽध्याय पठिष्यामः। पञ्चमोऽध्याये श्रुतिमौक्तिकं पद्यं संग्रहाणि अस्ति। पद्याः संग्रहः अस्ति। वयं पठित्वा जानिष्यामः यत् किं भावार्थः पद्यानां, किं शब्दार्थः, किं पदार्थः पद्यानां। पुनः आज फिर क्लास 9th के सभी छात्र छात्राओं को फिर से संस्कृत के 5वें अध्याय में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग पुनः फिर से नवम कक्षायाः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः छात्रेभ्यः नमो नमः। अभिवादनं शुभदिनस्य अभिनन्दनम्। अद्य वयं सर्वे मिलित्वा पञ्चमोऽध्याय पठिष्यामः। पञ्चमोऽध्याये वयं सर्वे मिलित्वा द्रक्ष्यामः यत् पद्यानाम् अर्थः, पद्यानाम् अंशः, पद्यांशः, पद्य अन्वयः, प्रश्न निर्माणं च। आज फिर क्लास 9th सब्जेक्ट संस्कृत और चैप्टर 5 बाय एज यूजुअल दिवाइसर। सुक्ति मौक्तिकम चैप्टर 5 में आप लोग पढ़ेंगे सुक्ति मौक्तिकम, और ये सुक्ति मौक्तिकम कविता वाली अध्याय है, कविता वाले अध्याय हैं। और इस पद्य वाले अध्याय में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे परीक्षा के व्यू से, CBSE के परीक्षा के व्यू से, उसके फॉर्मेट के हिसाब से कि पद्य परिचय, जिसमें हम लोग श्लोक के मीनिंग को जानेंगे। पद्य परिचय में श्लोक के मीनिंग को जानेंगे। पद्यांशः जो आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भारतीय वसंत गीति चैप्टर के अंतर्गत जो आप लोगों ने पद्यांश की प्रैक्टिस की है, ठीक उसी प्रकार से प्रैक्टिस आपको इसमें भी करने हैं। उसके बाद प्रश्न निर्माण करना है और पद्य अन्वय करना है। तो ये 4-5 टॉपिकें हैं जो गद्य भाग, पद्य भाग और नाटक वाले पार्ट्स से लिए जाते हैं परीक्षा में। तो एक एक करके हम लोग हर एक टॉपिक पर टच करेंगे, हर एक टॉपिक को टच करेंगे और समझेंगे, जानेंगे। और मैंने बार बार कहा हुआ है कि आपको जहाँ समझने में दिक्कत हो रही हो या कोई समस्या या कोई दुविधा, कोई कन्फ्यूज़न हो रहा हो, उसे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें और यथासंभव आपके जिज्ञासाओं को उत्तरित किया जाएगा, जिज्ञासाओं को शांत किया जाएगा और आप जो है अपने समस्याओं से उबर करके एक सही और सटीक उत्तर प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग सुक्ति का अर्थ होता है सुजोड़ उक्ति। उक्ति का मतलब कही गई। सु का अर्थ जो है, सु का अर्थ हम लोग लिखते हैं अच्छे के रूप में, जैसे सुव्यवहार, अच्छे व्यवहार है ना, सुमार्ग, अच्छे मार्ग, सुकर्म, अच्छे कर्म। तो यहाँ सु उपसर्ग लगा हुआ है, उक्ति शब्द है। मौक्तिकम का मतलब होता है मोतियाँ, मोती। तो सुक्ति अच्छी उक्ति के समान, मतलब मोतियों के समान अच्छी उक्तियाँ। तो अच्छी अच्छी बातें कही गई। आपके इस चैप्टर में, इस पुस्तक में कुछ संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए, उनके कुछ पद्य, कुछ एक एक श्लोक आपके इस चैप्टर में दी गई है। जैसे मनुस्मृति, ये जो अभी आप श्लोक देख रहे हैं, है ना, इसमें कुल आपके इस चैप्टर में जो है वो
8 श्लोक हैं और 8 श्लोक के मीनिंग के बाद यानी कि पद परिचय के बाद तब हम लोग पद्यांश की ओर चलेंगे। ठीक है, तो पहला जो श्लोक है वो है वृतम यतनेन संरक्षेत वित्तम मेति च याति च अक्षीणो विततः क्षीणो विततस्तु हतो हतः। एक बार फिर से पढ़ें। वृतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो विततः क्षीणो विततस्तु हतो हतः। ये जो श्लोक है, ये जो पद्य है, वो आप देखेंगे कि मनुस्मृति नामक पद्य ग्रंथ से लिया गया है और मनुस्मृति ग्रंथ के जो लेखक हैं वो हैं स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति कथा मनुस्मृति पद्य संग्रह से, है ना, या ग्रंथ से लिया गया जो श्लोक है वो एक बार फिर से है कि वृतम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षीणो विततः क्षीणो वृत्तस्तु वृत्ततस्तु हतो हतः। आइए इस पद में कुछ जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ को जाने। वृतम, वृतम, वृतम का मतलब आचरण या चरित्र, जो आपका कैरेक्टर है, उसको इंग्लिश में इसको कैरेक्टर कहते हैं। वृत्त ये बोलते हैं आपकी मनोवृत्ति से, तो वृत्त। संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। वित्तम, वित्तम का अर्थ होता है धन। एति आते हैं, वित्तम जोड़ एति, वित्तमेति, ये जो शब्द है ये संधि। वित्तमेति, वित्तम जोड़ एति, है ना, तो एति का मतलब आता है और याति का मतलब जाता है, आता है और जाता है। अक्षीणः नष्ट न हुआ। अक्षीण, क्षीण का मतलब नष्ट हो जाना, अक्षीण का मतलब जो नष्ट नहीं हुआ, है ना, क्षीण का मतलब नष्ट हो जाना। वृतमस्तु हतो हतः। ठीक है, अब इस श्लोक के मीनिंग को देखें कि आचरण की, वृत्तम यत्नेन संरक्षेद, वृत्तम यत्नेन, यत्नेन का मतलब यत्न पूर्वक, प्रयत्न से, तृतीया विभक्ति लगा हुआ इसमें यत्न शब्द में। तो वृत्तम चरित्र की यत्नेन प्रयत्न पूर्वक संरक्षेद रक्षा करनी चाहिए, मतलब चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। आचरण की, चरित्र का, चरित्र जो है पुल्लिंग है तो चरित्र का, और आचरण की रक्षा करनी चाहिए। वित्तमेति च याति च, वित्तमेति च याति च, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है। वित्तमेति, वित्तम जोड़ मतलब धन, एति आता है, च याति च और जाता है। धन तो आता और जाता है। अक्षीणो विततः क्षीणो, है ना, धन से हीन व्यक्ति तो संपन्न हो जाता है। ठीक है, अक्षीणो विततः क्षीणो, है ना, जो अक्षीणो विततः क्षीणो, जो वित्त से क्षीण हैं, जो धन से क्षीण हैं, जो धनहीन हो जाते हैं, जो गरीब हो जाते हैं, वो फिर से अमीर हो सकते हैं, फिर से धनवान हो सकते हैं। लेकिन वृत्ततस्तु हतो हतः, लेकिन अगर चरित्र नष्ट हो जाए तो समझो सब कुछ नष्ट हो गया। तो किंतु आचरण से हीन व्यक्ति पूर्णतः नष्ट हो जाता है। अब इस श्लोक का एक बार फिर से मीनिंग आप जानिए कि आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। आचरण की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है। ठीक है, धन से हीन पुनः संपन्न हो जाता है, परंतु आचरण से हीन व्यक्ति पूर्णतः नष्ट हो जाता है। ये इसका अर्थ है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे पद की ओर चलते हैं, है ना। शूर्यताम धर्मस्य सर्वस्व
श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। ये विदुर नीति से लिया गया है। विदुर नीति भी काव्य ग्रंथ है, ये विदुर नीति से लिया गया है। और इसके रचयिता, इसके जो विचरण कर, इसके जो रचना करने वाले हैं, इसके जो रचयिता हैं वो है विदुर, महात्मा विदुर। महात्मा विदुर के बारे में आप लोग सभी जानते ही हैं। महाभारत काल में ये हस्तिनापुर में जो हस्तिनापुर महल में जो दाई थी, दाई के पुत्र थे, है ना। और जो राज्यसभा में ये अच्छे सलाहकार के रूप में धृतराष्ट्र के साथ अच्छे सलाहकार के रूप में ये नियुक्त हुए थे। धृतराष्ट्र को अच्छी सलाह दिया करते थे, लेकिन धृतराष्ट्र या दुर्योधन उनके सलाह को मानता नहीं था। खैर ये अलग बात है, ये अलग कहानी है। हम लोग श्लोक के मीनिंग के ऊपर आते हैं कि श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। अब इस जो पद में जो कठिन शब्द है उसका अर्थ जान लें। श्रूयताम का अर्थ होता है सुनो। श्रूयताम सुनिए या सुनो। धर्म सर्वस्वम धर्म का सार, सार का मतलब सारांश, सारांश का मतलब निचोड़, निचोड़ का मतलब जो बातें समझ पढ़ने के बाद, समझने के बाद जो बातें आपके मस्तिष्क में आई वो उसे निचोड़ कहते हैं। जैसे पूरी कहानी पढ़ ली, पूरी कहानी पढ़ने के बाद जो उस कहानी के मुख्य तत्व, जो इस कहानी के मुख्य इंसिडेंट्स, जो मुख्य मैसेज आपको समझ में आया वो उस कहानी का निचोड़ कहलाया, तो उसे ही सार या संक्षेप कहते हैं। तो श्रुत्वा सुनकर च एव अवधार्यताम, तो अवधार्यताम का मतलब होता है ग्रहण करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। प्रतिकूलानि, प्रतिकूलानि का मतलब विपरीत, जो आपके अनुकूल ना हो, है ना। परेशान, दूसरों के प्रति या दूसरों का, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। परेशान न समाचरेत, समाचरेत आचरण नहीं करना चाहिए। अब आइए इस श्लोक का जो मीनिंग है वो हम लोग जाने कि धर्म का तत्व सुनना चाहिए और सुनकर ग्रहण करना चाहिए। श्रूयताम मतलब सुनिए, धर्म सर्वस्व, धर्म के सार तत्व को, धर्म के सारांश को, धर्म की बातों को, धर्म की मर्यादा को सुनिए, समझिए। धर्म किसे कहते हैं? लोग जो है छोटे छोटे बातों को धर्म के नाम पर उछालते रहे। वस्तुतः धर्म क्या है, सबसे पहले लोगों को इस बारे में जानना होगा। जब तक लोग धर्म के बारे में अपने कॉन्सेप्ट को, अपनी विचारधारा को क्लियर और स्पष्ट नहीं रखेंगे, तब तक इस प्रकार की जो ये बातें हैं वो अपने मस्तिष्क में वो लोग खंगाल नहीं पाएंगे, है ना। और ले दे करके वो धर्म 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 चिल्लाता रह जाएगा। वस्तुतः धर्म क्या है, ये जब तक हम लोग रामायण नहीं पढ़ें, जब तक हम लोग ये धार्मिक पुस्तकें, जो भी किसी भी धर्म के धार्मिक पुस्तकें, सभी धार्मिक पुस्तकों में धर्म के बारे में समझाया गया है, उनके सार तत्व को बताया गया है। तो इसलिए हम लोगों को धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। कुछ लोग करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं वो अज्ञानी अल्पज्ञानी रह जाते हैं, है ना। थोड़े बहुत जानकारी वाले रह जाते हैं। तो थोड़े बहुत जानकारी, थोड़ा बहुत के चक्कर में जो है ये थोड़े बहुत का मतलब थोड़े और बहुत, इसके चक्कर में, है ना, कभी ज्ञान की पूर्णता नहीं आ जाती है, कभी ज्ञान की ओर अग्रसर वो नहीं हो पाते हैं, बस वो थोड़े बहुत के चक्कर में रह जाते हैं, थोड़े बहुत। खैर हम लोग को पाठ से अलग नहीं जाना है। ये श्रूयताम धर्म सर्वस्व, धर्म के सार को सुनना चाहिए, धर्म के संक्षेप को सुनना चाहिए, धर्म के तथ्य को सुनना चाहिए, धर्म के तत्व को सुनना चाहिए। श्रुत्वा सुनकर च एव अवधार्यताम,
और सुनकर ही उसे ग्रहण करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। ठीक है। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो स्वयं में आपको प्रतिकूल लगे, जो स्वयं में आपको विपरीत लगे, कि जो व्यवहार या जो चीज़ें, जो बातें, जो परिस्थितियाँ आपके विपरीत लगे, आपके अनुकूल ना हो, आपके प्रतिकूल हो, है ना, वैसी परिस्थितियाँ या वैसी बातें, है ना, या वैसी सभी चीज़ें आप दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। परिसाम न समाचरित, वैसा आचरण आप दूसरों के साथ ना करें, वैसा आचरण आप दूसरों को ना करें, है ना। तो अब इसका जो मूल तत्व है, जो उत्तर का, ये जो मीनिंग का, वो फिर से जान लें कि धर्म का तत्व सुनना चाहिए, धर्म का सार सुनना चाहिए, धर्म का संक्षेप सुनना चाहिए, धर्म संबंधी बातें सुननी चाहिए और सुनकर उसे ग्रहण करना चाहिए। अपने से प्रतिकूल व्यवहार का आचरण दूसरों के प्रति कभी नहीं करना चाहिए। हम लोग कभी कभी कोटेशन लिखा हुआ पढ़ते हैं ना कि स्वयं के साथ जो विपरीत हो, है ना, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, या दूसरों के साथ वैसा व्यवहार ना करें जो खुद के लिए अच्छा ना लगे। तो ये सब कई चीज़ें जो हम लोग पढ़ते हैं, ये सब कहीं ना कहीं मतलब उसी सभी ग्रंथों से या उसी सभी पुस्तकों से ली गई बातें होती हैं, जो हम लोगों के लिए एक संदेश पूर्ण बात होती है। तो ये आपके दूसरे नंबर के श्लोक में इस बात की पुष्टि हुई, इस बात का अर्थ जो है सामने आया कि धर्म की बातों को सुनना चाहिए, धर्म के सार तत्व को समझना चाहिए, और श्रुत्वा सुनकर ही, च एव सुनकर ही, अवधार्यताम ग्रहण करना चाहिए, उसे मानना चाहिए, उसे समझना चाहिए, उसे अपने मस्तिष्क में, मन में, बुद्धि में अंगीकार करना चाहिए। और आत्मना प्रतिकूलानि, जो स्वयं को प्रतिकूल लगे, जो स्वयं के लिए प्रतिकूल हो, जो खुद के लिए प्रतिकूल हो, परिसाम न समाचरित, दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं अब हम लोग तीसरे नंबर वाले श्लोक में क्या है, और श्लोक के बाद तब हम प्रैक्टिस पे चलेंगे। चलिए श्लोक नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। श्लोक नंबर 3 देखते हैं, है ना, कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ये चाणक्य नीति से लिया गया है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। चाणक्य नीति के लेखक चाणक्य हैं। चलिए इस पद्य में जो कठिन शब्द हैं उसके मीनिंग जान लें। प्रिय वाक्य प्रदानेन, अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से, प्रिय वाक्य मतलब अच्छी बातें जो दूसरों को अच्छा लगे। दूसरों को अच्छा लगने का अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरों को ज़बरदस्ती या उनके प्रशंसा में या उनकी चापलूसी के माध्यम से हम कुछ भी हम बड़ाई करते हैं, हम कुछ भी उसके पीछे बड़ाई कर दें, वो किसी लायक रहे या नहीं रहे, दूसरों को खुश करने के लिए हम कुछ भी उसके लिए बोल दें, ये प्रिय बात नहीं है। इसे प्रिय बात नहीं कहेंगे। प्रिय बात वो है जो सच है, जो प्रमाणिक है। हाँ, जो सत्य है, जो प्रमाणिक है, जो अच्छी बातें हैं, उसे आप मधुर आवाज़ में बोलें। बातों की जो तप्तता है, कहने का अर्थात कि जो जिस तरीके का बात है, गुस्सा वाली बात है तो बात अलग, मधुर वाली बात है तो मधुर वाली बात मधुर भाषा में ही बोले, है ना। हमें दूसरों से हमेशा मधुर वचन बोलना चाहिए, है ना। जब हमें दूसरों से हमेशा नॉर्मल, यानी कि एक सामान्य तरीके से, है ना, दूसरों को सुनने के लायक हो, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लायक हो, ऐसी बातें बोलना चाहिए। ना कि हमें किसी की झूठी प्रशंसा करनी चाहिए, ना तो हमें किसी का किसी की चापलूसी करना चाहिए। अब कोई व्यक्ति उस लायक नहीं है जिस लायक हम उसे बड़प्पन में बोले जा रहे हैं, बड़ाई में बोले जा रहे हैं, तो इसे प्रिय वाक्य कभी नहीं कहेंगे। ये प्रिय वाक्य की परिभाषा नहीं है, एकदम बिल्कुल क्लियर है। प्रिय वाक्य हम उसे कहेंगे जो मधुर
लय में बोला जाता हो, एक अच्छे तरीके से बोला जाता हो, एक सुगम्य शैली में बोला जाता हो। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो इस पद में जो हम लोग कठिन शब्दों को देख रहे थे कि प्रिय वाक्य प्रदानेन अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से तुष्यन्ति मतलब संतुष्ट होते हैं, वक्तव्यम कहते रहना चाहिए या बोलना चाहिए, वचने मतलब बोलने में दरिद्रता या गरीबी या कंजूसी कैसी। अब आइए श्लोक का मीनिंग देखें कि प्रिय वाक्य बोलने से, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, प्रिय वाक्य के द्वारा संचार करने से, प्रिय वाक्य के द्वारा आचरण करने से, प्रिय वाक्य के द्वारा व्यवहार करने से, है ना। तो सर्वे तुष्यन्ति जन्तव, सभी लोग संतुष्ट होते हैं, सभी लोग आत्म प्रशंसित होते हैं, सभी लोग जो है वो बिल्कुल तृप्त होते हैं। तो प्रिय वाक्य बोलने से सभी लोग संतुष्ट होते हैं, तस्मात्, है ना। तो ठीक है, तदेव, तत् जो एव, तत् का मतलब वैसा, एव का मतलब ही, तो वैसे ही, तस्मात् तो वैसे ही, है ना, वक्तव्यम बोलना चाहिए, अर्थात प्रिय बात ही बोलनी चाहिए, प्रिय शैली में ही बोलनी चाहिए, मधुर शैली में ही बोलनी चाहिए, हाँ बोलनी चाहिए, मधुर शैली में बोलना तो हमें प्रिय बात ही बोलनी चाहिए, है ना, प्रिय व्यवहार ही बोलने चाहिए, प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए, वचने का दरिद्रता अर्थात वचनों में, शब्दों में, है ना, आपको भाव प्रदर्शित करने में दरिद्रता कैसी अर्थात कंजूसी कैसा। मतलब अगर इस श्लोक का भावार्थ देखा जाए तो हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में भी कहते हैं, अरे दो बात किसी को प्यार वाला बोल दो ना, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, अगर सही बात बोल ही दोगे तो क्या जाएगा, अगर अच्छी बातें मुंह से निकाल ही दोगे तो क्या तुम्हारा घटेगा, तुमको तो और बढ़ेगा तुम्हारे पास, है ना, व्यक्तियों के जमावड़े बढ़ेंगे, व्यक्ति तो तुम्हें पसंद करेंगे, है ना, व्यक्ति तुम्हें मतलब वो अच्छे रूप में चिन्हित करेंगे समाज में। तो ये हम लोग जनरली सामान्य रूप से अपने व्यवहारिक जीवन में इस प्रकार के संदेशों का, इस प्रकार के मैसेज का, इस प्रकार की शिक्षा का, इस प्रकार के विद्या का हम लोग प्रयोग करते रहते हैं। और अभी हम लोगों ने चाणक्य नीति में इस श्लोक को पढ़ा भी कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट होते हैं, तो प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए, तो प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए, वचनों में दरिद्रता कैसी, अर्थात मनुष्य के पास नहीं कुछ भी है तो शब्द रूपी धन है, आप इसी शब्द रूपी धन से, एक छोटे से धन से बहुत बड़ा धन कमा सकते हैं, नहीं तो बहुत बड़े धन से बिल्कुल गंवा सकते हैं। ये शब्द ही आपको कमाना या गंवाना दोनों दिलाता है। आप जैसा बोलेंगे आप उसका प्रतिफल या उसका उत्तर उसी प्रकार से मिलेगा। आप प्रिय बात बोलेंगे उसका उत्तर प्रिय मिलेगा, आप अप्रिय बात बोलेंगे तो उसका उत्तर अप्रिय मिलेगा, आप संतुष्टजनक बात बोलेंगे उसका उत्तर संतुष्टजनक मिलेगा, आप असंतुष्टजनक बात बोलेंगे उसका उत्तर असंतुष्टजनक मिलेगा। तो इस हम जो है तो हमें वचनों में अपने वाणी में, अपनी वाणी में कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए, जितना हो सके, है ना, जितना आपका ज्ञान हो उसके अनुसार आप जो है शब्दों में कोई कंजूसी ना करें। शब्द के तो बस मतलब हम लोग जो अभी भाषा जो सीखते हैं, शब्द जो सीखते हैं, जो भाषा का प्रतिनिधित्व करता है कोई भी शब्द, तो शब्द जो हम लोग सीखते हैं वो क्या भावों का माध्यम है, भावों को व्यक्त करने का माध्यम है। तो शब्द में कमी क्यों हो, शब्द में थोड़ी सी त्रुटि क्यों हो, शब्द में थोड़ा सा हरास क्यों हो, शब्द में मूल्य क्यों ना हो, शब्द मूल्यवान क्यों ना हो, शब्द मूल्यहीन क्यों हो, इन सब चीज़ का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है ना।
तभी जाकर के आप एक अच्छे श्रोता, आप एक अच्छे वक्ता, आप एक अच्छे संदेश संचरण करने वाले हो जाते हैं, आप एक अच्छे कम्युनिकेट करने वाले हो जाते हैं। तो प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट होते हैं, तो हमें तो प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए, तो वैसे ही बोलने चाहिए वचनों में दृढ़ता कैसी, चाणक्य नीति से। चलिए उसके बाद जो श्लोक है कि पिबन्ति नद्यः स्वयमेव, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यम खलु वारिवाहः परोपकाराय सताम विभूतयः। ये सुभाषित रत्न भंडागारम एक ग्रंथ है जिसमें सिर्फ ऐसे श्लोक के संग्रह किए गए हैं जो सुभाषित हो, जो अच्छी वाणी हो, अच्छी वाणी में अच्छे स्वरूप में आदर्श वाक्यों के माध्यम से लोगों के बीच संदेश पहुंचाने का, जीवन के प्रति मूल्यों को बताने का काम करता है। तो ऐसे सुभाषित रत्न भंडागार से एक श्लोक आपके पाठ्य पुस्तक में है कि पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः। नाम्भ में दो वर्ड है, न जोड़ अम्भः, न जोड़ अम्भः, नाम्भः। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यम खलु वारिवाहः परोपकाराय सताम विभूतयः। चलिए कठिन शब्दों की मीनिंग जाने। अम्भः का मतलब होता है पानी, जल, वाटर। अम्भः पानी, खादन्ति खाते हैं, सस्यम, सस्यम का मतलब अन्न, अनाज, कर्नल्स जिसको बोलते हैं अनाज। वारिवाह मतलब बादल। सताम सज्जनों की, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सत्य का सताम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। और विभूतयः, विभूतयः का मतलब होता है संपत्तियां। पिबन्ति नद्यः, नदियां पीती हैं, स्वमेव स्वयं ही, नाम नहीं जल। नदियां अपने, नदियां जो है स्वयं जल नहीं पीती हैं, नदियां स्वयं जल नहीं पीती हैं। स्वयं ना खादन्ति फलानि वृक्षः, सभी वृक्ष, वृक्षः का मतलब बहुवचन है, तो वृक्ष जो है स्वयं खुद ही अपने फल नहीं खाते हैं। अभी आजकल आम के पेड़ पर आम लटके हुए हैं, तो क्या आम का जो पेड़ है वो खुद आम खा रहा है क्या? नहीं, व्यक्ति तोड़ता है, लोग तोड़ते हैं, दूसरों के लिए होता है वो आम, दूसरों के लिए। जो हम लोग काम कर रहे हैं या जो नदियाँ हैं, प्रकृति में जो भी कुछ है, वो कोई भी चीज़ अपने लिए नहीं है, सब दूसरों के लिए रखते हैं, है ना। वातावरण है वो दूसरों के लिए, मनुष्य के लिए, है ना। पेड़ पौधे हैं वो मनुष्य के लिए, दूसरे जीवों के लिए, ठीक है। हवा है सामान्य प्राणियों के लिए, प्राणीजनों के लिए, जो यहाँ पर लोग निवास कर रहे हैं उनके लिए। अग्नि है यहाँ के लोगों के लिए। तो कोई भी चीज़, चाहे वो अग्नि हो, जल हो, है ना, वृक्ष हो, नदी हो, कुछ भी चीज़ें वो स्वयं खुद अपने लिए प्रयोग नहीं करता है। तो ये चीज़ पर ध्यान देना है कि नदी स्वयं जल नहीं पीती हैं, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाहा, कि बादल अन्न को स्वयं नहीं खाते हैं, बादल अन्न को स्वयं नहीं खाते हैं। और इसी प्रकार सज्जनों की संपत्तियां भी दूसरों के उपकार के लिए होती हैं। परोपकाराय, दूसरों के उपकार के लिए, सताम सज्जनों की विभूतया, संपत्तियां दूसरों की या परोपकार के लिए ही। परोपकार हमेशा दूसरों के लिए होता है, ऐसा भाव है। परोपकार एक ऐसा भाव है जो मनुष्य दूसरों के लिए प्रयोग करता है, स्वयं के लिए नहीं करता, है ना। तो सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए ही होती है, मतलब कि ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए ही होती है। जो नीडी व्यक्ति है, जिसे अत्यंत आवश्यकता है किसी वस्तु की, अगर उस वस्तु की समृद्धता किसी और लोगों के पास है, तो वो उस समृद्धता का कुछ अंश दान में देते हैं। इसलिए जन सामान्य जीवन में भी जब हम लोग अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, तो उसमें एक चीज़ और आती है कि यथा संभव, यथा कोशिश, जितना हो सके, यथा शक्ति,
है ना, जितना हो सके, जितना संभव हो सके दान देना चाहिए, है ना। दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, जितना आप सक्षम है, जितना आपको सामर्थ्य, जितनी आपको सामर्थ्यता है, इस हिसाब से। तो ये जो है प्रकृति में नदी, बादल और वृक्ष के माध्यम से उनके उदाहरण को लेते हुए जो रचनाकार हैं, उन्होंने इस बात को मनुष्य के बीच, लोगों के बीच, जन सामान्य के बीच रखा है कि व्यक्ति इस बात को समझे, है ना। तो जैसे कि नदी, अब इसका अर्थ एक बार फिर से देख ले कि नदी स्वयं जल नहीं पीती हैं, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं, बादल स्वयं अनाज नहीं खाते हैं। तो इस प्रकार सज्जनों की जो विभूतियां हैं, जो संपत्तियां हैं, वो परोपकार के लिए होती हैं। चलिए अब इसके नेक्स्ट वाले श्लोक को हम लोग देखते हैं। चलिए श्लोक संख्या 5वें ओर चलें। श्लोक 5वां है, गुणेष्वेव ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वर्ये गुणे समः। मच्छकटिकम पुस्तक का नाम है, उससे ये लिया गया है श्लोक। गुणेष्वेव ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो हो दरिद्रो अपि नैश्वर्ये गुणे समः। चलिए इस श्लोक में जो कठिन शब्द है वो है अगुणे हैं। अगुणे का मतलब है कि गुणहीन, जिसे गुण नहीं हो, जिसके पास कोई गुण नहीं हो, उसको बोलते हैं अगुणे हैं। ये अगुणे हैं, नैश्वर्ये है, अगुणे हैं, समः। ठीक है। दरिद्र का मतलब निर्धन, ईश्वरे है, न जोड़ ईश्वरे है, जो जोड़ गुणे, ये 3 शब्द यहाँ पर जो है, ये संधि विच्छेद में 3 शब्द हैं। न जोड़ ईश्वरे है, जोड़ अगुणे है ना, तीनों विषक संधि है। तो अब आइए, सम का मतलब समान। श्लोक का जो मीनिंग है वो है कि मनुष्य को सदा गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। गुणेष्वेव, गुण का ही कर्तव्य करना चाहिए। प्रयत्न पुरुष ही सदा, पुरुषों के द्वारा गुणस्वेव, गुण को ग्रहण करने, गुण को स्वयं में लाने, है ना, गुण को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न लोगों के द्वारा हमेशा, पुरुष ही सदा, मनुष्यों के द्वारा सदा या सर्वदा हमेशा गुण को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे अंदर जितने गुण आवे, जितनी मात्रा में क्वालिटी आवे, क्वालिटी बेस रहेंगे, क्वालिटी बेस रहें, क्वालिटी लेस ना रहें। तो इस चीज़ को ध्यान देना। श्लोक के मीनिंग से बिल्कुल निचोड़ इस बात का आता है कि क्वालिटी बेस हो, क्वालिटी लेस ना हो, है ना। तो गुणसेव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषै सदा, मनुष्यों के द्वारा, लोगों के द्वारा सदा ही, सर्वदा ही, हमेशा ही गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्यों? अब आगे देखिए कि दरिद्र होता हुआ गुणवान व्यक्ति भी ऐश्वर्यशाली गुणहीन के समान नहीं हो सकता। कहने का मतलब गुण युक्तो दरिद्रोपि, गुण युक्त है, गुणी व्यक्ति है, और दरिद्रोपि, और दरिद्र है, गुणी है और दरिद्र है ना। दरिद्रोपि न ऐश्वर्य गुणे है समा, है ना। जो संपत्ति युक्त है, ऐश्वर्य मतलब जिसके पास सुख समृद्धि, है ना, बहुत मात्रा में है, जो बहुत ही ज़्यादा ऐश्वर्यशाली है, जो बहुत ही ज़्यादा
संपत्ति और जायदाद वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा समृद्धिशाली है ना, लेकिन अगर वो गुणहीन है, उसमें कोई क्वालिटी नहीं, कोई गुण नहीं है, तो उससे भी वो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है वो व्यक्ति जो गुणवान है, जो गुण युक्त है। अगर दरिद्र भी है तो वो ऐश्वर्यशाली व्यक्ति से वो बहुत अधिक ऊंचा और मूल्यवान होता है। कहने का अर्थ, इस कविता में कहने का अर्थ ये है कि अगर हम गरीब ही हैं, अगर व्यक्ति गरीब ही है, अगर व्यक्ति दरिद्र ही है, कम पैसे वाले हैं, कम समृद्धशाली है, फिर भी अगर वो गुणी व्यक्ति है, अगर वो गुणी है, क्वालिटी है उसमें, अगर वो गुण, उसमें बहुत सारे गुण भरे हुए हैं, अगर वो टैलेंटेड है, अगर वो गुण है, उसमें गुण है, वो अगर गुणी है, तो वो गुणी व्यक्ति ऐश्वर्यशाली, ऐश्वर्य और समृद्धशाली, संपत्ति वाले, अपार संपत्ति वाले व्यक्ति, परंतु निर्धन, परंतु गुणहीन। अब बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बहुत ज़्यादा संपत्ति है, बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है, लेकिन वो व्यक्ति गुणहीन है, उस व्यक्ति के पास कोई क्वालिटी नहीं है, उस व्यक्ति के पास कोई गुण नहीं है, वो गुण से बिल्कुल शून्य है। तो ऐसे व्यक्ति से वो दरिद्र व्यक्ति बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, बहुत ज़्यादा आदर सम्मान के पात्र होते हैं, जिसमें गुण पाए जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा से, है ना, गुण को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए व्यक्ति जो है हमेशा वो चाहे, मुझे ये चाहना चाहिए लाइफ में भी, अपने जीवन में भी, कि गुण यानी कि जो क्वालिटी है, जो एडवांटेजेस है ना, जो लाभ है, जिससे अगर हम उनका पालन करते हैं तो हमें गुणी बनाता है। तो व्यक्ति हमेशा गुण के प्रति ध्यान दे, व्यक्ति हमेशा गुण के प्रति ध्यान दे, अवगुण के प्रति ना ध्यान दे। अगर हम केवल गुण के प्रति ध्यान देंगे तो हमारे अंदर अवगुण रहने के बावजूद भी हम पर हावी नहीं होगा, हम पर गुण मेरा हावी होगा। इसलिए व्यक्ति को हमेशा गुण की ओर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है एक ही पेड़ में कांटे और फूल दोनों हैं। आप लोगों ने फूल और कांटे कविता भी पढ़ी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी की कविता है ना। मतलब कि अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों है व्यक्ति में, है ना, गुण अवगुण दोनों पाए जाते हैं व्यक्ति में, है ना। परंतु अगर हम अपने गुणों को ज़्यादा विकसित करें, अगर हम अपने गुणों के प्रति ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा समय दें, उन्हें ज़्यादा महत्व दें, तो क्या होगा, जो हमारे अंदर अवगुण है वो केवल हमारे अंदर ही रह जाएगा, बाहर लोगों के सामने प्रदर्शित नहीं होगा। इसलिए इस श्लोक में, है ना, ऐसे बातों को बताया गया है कि जो व्यक्ति दरिद्र भी है, अगर गुणवान है तो वो बहुत श्रेष्ठ होता है, तो वो अति श्रेष्ठ होता है ऐसे व्यक्तियों से जो समृद्धशाली, जो संपत्ति वाले रहने के बावजूद भी गुणहीन हैं, है ना। तो इसलिए मनुष्य को सदा गुण, है ना, को सहेजने की कोशिश करनी चाहिए, गुण को अपने अंदर समाहित करने की कोशिश करिए। चलिए अगले श्लोक की ओर, श्लोक नंबर 6। आरंभ गुर्भिः क्षयणी क्रमेण लब्धि पुरा वृद्धमती च पश्चात दिनश्च प्रवार्ध प्रार्ध भिन्नः छायेव मैत्री खल सज्जनानाम्। नीति श्लोक से ये श्लोक है। नीति शतक के जो लेखक हैं, जो रचयिता हैं, वो है भर्तृहरि जी। भर्तृहरि संस्कृत के बहुत बड़े कवि हुए। उन्होंने लिखा है कि आरंभ गुर्भिः क्षयणी क्रमेण लब्धि पुरा वृद्धिमती च पश्चात
दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्न छाय व मैत्री खल सज्जनानाम। अब इस श्लोक में जो कठिन शब्द हैं वो देखें। कठिन शब्द के अर्थ को आरंभ गुर्वी का मतलब होता है आरंभ से ही लंबी। गुर्वी गुरु से गुर्वी शब्द बना है। गुरु का अर्थ होता है लंबा बड़ा, है ना। तो गुरु से ही बना है गुर्वी, है ना। गुरु का जो विशेषण है वो है गुर्वी। तो आरंभ से ही लंबा, ठीक है। क्षयणी घटती स्वभाव वाली, अर्थात जो घटती जाती हो, जो कम होता जाता हो। तो आरंभ से ही लंबी, आरंभ से ही लंबा, क्रमेण लब्धि पुरा वृद्धिमती च पश्चात, है ना। क्रमेण मतलब क्रम पूर्वक, सिक्वेंसली, क्रम पूर्वक, लब्धि छोटा, पूरा पहले। लब्धि का मतलब होता है छोटा पूरा पहले, वृद्धिमती बढ़ती चलती है, बढ़ने वाली होती है ना। च पश्चात उसके बाद, ठीक है। पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना मतलब पूर्वार्ध दिनस्य, दिन के पूर्वार्ध, पूर्वार्ध का मतलब AM, है ना। परार्ध का मतलब PM, है ना। सबको पता है। पोस्ट जो एंटी मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन, है ना। पूर्वार्ध यानी कि पूर्वाहन काल, अपरार्ध मतलब अपराहन काल, है ना। 12 बजे से पहले का समय पूर्वार्ध, 12 बजे के बाद का समय परार्ध। परार्ध पर जोड़ अर्ध, पर का मतलब होता है बाद, पूर्व का मतलब पहले। तो अगर हम लोग विलोम शब्द भी लिखेंगे तो पर पूर्व का विपरीत परा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। पूर्व का विपरीत परा भी लिख सकते हैं। परा, पौर आकर परा, परा का मतलब बाद में, है ना। परा अपरा, परा का मतलब बाद, अपरा का मतलब जो बाद नहीं है, अर्थात जो पहले। क्लियर है। तो दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्न छाय व मैत्री खल सज्जना नाम। खल का मतलब दुष्ट, सज्जना नाम का मतलब सज्जनों का। तो सज्जनों की मित्रता और दुष्टों की मित्रता, है ना, आरंभ में बड़ी, फिर धीरे धीरे कम होने वाली तथा पहले छोटी फिर धीरे धीरे बढ़ने वाली पूर्वार्ध और परार्ध की छाया की तरह दुष्ट और सज्जनों की मित्रता होती है। अब देख लीजिए, बहुत स्पष्ट है इस श्लोक में। लोग कहते हैं किताब पढ़ के क्या होगा, है ना। लेकिन जो बातें इन लोगों ने कही है अपने नीति शतक, कब लिखा गया होगा, बहुत नीति शतक, चाणक्य नीति, है ना, भर्तृहरि, मनुस्मृति, ये सब कब लिखा गया, बहुत पहले। और आज तक जो उनकी बातें, उनमें जो श्लोक है, निहित जो उनमें श्लोक है, उनके अर्थ को देखें तो वर्तमान समय में सटीक बैठता है और आने वाले समय के लिए भी ये चिरस्थायी भाव रखने वाला श्लोक है। कहने का मतलब कि ये कभी भी, इसके जो भाव हैं ये किसी भी काल में, किसी भी काल खंड में इसके भाव मलिन नहीं होने वाले हैं, इसके भाव कम नहीं पड़ने वाले, इसके भाव के जो, इसके जो अर्थ के जो मूल्य हैं वो कम नहीं होंगे, है ना। हर एक समय में, हर एक युग में, हर एक समय में, जब तक इस समय काल इस पृथ्वी पर है, तब तक अगर इस सब चीज़ को पढ़ें, आने वाले वंशज भी अगर इस चीज़ को पढ़ेंगे तो उस समय भी, आज से 20 साल बाद भी इस प्रकार के श्लोक को पढ़ेंगे तो उस समय भी तरोताज़ा ही उनको रहेगा। तो इस श्लोक का मीनिंग जान लीजिए, है ना। बहुत ही सारगर्भित मतलब है इस श्लोक का कि आरंभ में बड़ी, फिर धीरे धीरे कम होने वाली। आरंभ में बड़ी, फिर धीरे धीरे कम होने वाली। ये दोपहर के बाद का समय होता है, 12 बजे के बाद का समय होता है कि चिलचिलाती धूप होती है, फिर धीरे धीरे जो है धूप का जो असर कम होते होते शाम हो जाता है ना। तो आरंभ में बड़ी, फिर धीरे धीरे कम होने वाली, है ना। ये परार्ध की छाया है, मतलब दोपहर के बाद की छाया है। और इसी छाया की तरह दुष्टों की संगति होती है। दुष्टों की संगति उसी तरह से हो जाती है कि ये एकदम बिल्कुल एक बार में घुल मिल गए, और किसी एक बार में घुल मिल गए, बिल्कुल एकदम ऐसा रहेगा कि एकदम कई वर्षों से उस मित्र को जानते हो, है ना। लेकिन स्वभाव तो दुष्ट की,
स्वभाव तो दुष्ट की। अचानक दिन बीतते बीतते तुरंत किसी बातों में अगर गुस्से या किसी बातों की अगर कोई झगड़ा हो जाए तो तुरंत अपने अपने स्वभाव दिखने लग जाते हैं, वो मित्रता उसी जगह समाप्त हो जाती है। तो ये परार्ध का छाया है, ये परार्ध की छाया कि 12 बजे मतलब कि परार्ध का मतलब 12 बजे दोपहर के समय, तो दोपहर के समय का जो समय की जो धूप होती है, समय का जो धूप होता है वो बहुत ही चिलचिलाहट वाली धूप होती है, और चिलचिलाहट धीरे धीरे मतलब समाप्त होते होते शाम हो जाता है। तो कहने का मतलब कि पहले से बहुत बड़ी, फिर धीरे धीरे पहले से बहुत ताप वाली, फिर धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। तो पहले से बहुत बड़ी फिर कम होती गई छाया। आप देखेंगे दोपहर में छाया बहुत मतलब कि बड़ा होते जाता है, फिर वो छाया कम हो जाता है। तो पहले से बड़ी और फिर घटती गई परार्ध की छाया के, और पहले से छोटी फिर बढ़ती गई पूर्वार्ध की छाया। अब पूर्वार्ध जैसे जैसे सूर्योदय हुआ है ना, फिर दिन चढ़ा, फिर और चढ़ा, फिर सूर्य का ताप तेज हुआ और तेज हुआ, तो छोटे से बड़े की ओर गए। मतलब कि पहले लोग मिले, फिर धीरे धीरे भावनाएं बढ़े, फिर व्यवहार बढ़े, उस प्रकार से वो चिरस्थायी भाव हो गया। तो ये छोटे से बड़े कहने का मतलब कि पहले छोटी फिर बड़ी होती गई पूर्वार्ध की छाया के तरह, छाया की तरह दुष्टों और सज्जनों की मित्रता होती है। दुष्ट लोग जो है दोपहर के बाद के समय की छाया के अनुसार होते हैं, है ना, पहले खूब चिलचिलाती धूप फिर शाम, है ना। लेकिन जो सज्जनों की जो मित्रता होती है वो सुबह से दोपहर तक के छाया के अनुसार होती है, मतलब कि पूर्वार्ध की छाया के अनुसार होती है, उसकी तरह प्रतीत होती है। जो पहले धीरे धीरे फिर वो प्रगाढ़ होती जाती है, फिर वो डेप्थ फ्रेंडशिप में चला जाता है। इस तरह से हम लोग देखें इसमें नीति शतकम में। अब आइए श्लोक नंबर 7, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महिमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम येषां मरालः स विप्रयोगः। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महिमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम येषां मरालः स विप्रयोगः। ये भामनी विलास नामक पुस्तक से लिया गया है। हंसा का मतलब हंस, मरालाह ये भी मतलब हंस, ये पर्यायवाची शब्द हो गया। यहाँ पर 2 बार हंस का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर एक हंस, एक यहाँ पर मराल का मतलब भी होता है हंस, ये पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है। सरोवराणाम मतलब तालाबों का, विप्रयोग मतलब होता है अलग अलग होना, विप्रयोग अलग अलग होना, हानि का मतलब हानि। आइए उसके मीनिंग को देखें, एक बार फिर से श्लोक पढ़ें। बोर्ड पर श्लोक रखा हुआ है, मैं आपके बगल से पढ़ रहा हूँ, आप श्लोक पर ध्यान दें। ये देखिए कि यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महिमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम येषां मरालः स विप्रयोगः। भामिनी विलास से लिया गया है। अब इसके मीनिंग को जाने कि पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंस भूमंडल में सर्वत्र प्रवेश करने से सक्षम है। पृथ्वी को सुशोभित करने वाले जो हंस जैसे ही उड़ता दिखाई पड़ता है, या हंस कहीं भी हम लोग नाम भी लेते हैं, हंस का तो एक सफ़ेद रंग के, है ना, पक्षी का एक बोध हो जाता है जिसे विवेक वाली पक्षी कहते हैं, जिसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होती है, जिसकी बुद्धि इतनी प्रबल होती है ना, इतनी प्रखर होती है कि अगर आप दूध के संग पानी मिला दें तो वो केवल दूध वाला भाग ही, है ना, अपनी चोंच के अंदर लेगा, है ना। जल वाला भाग जो है आपके पात्र में, आपके जल पात्र में यानी कि गिलास में रह जाएगा। ये विवेक, इसको बोलते हैं विवेक। अब यहाँ जो प्रतीकात्मक शब्द है ना, दूध और पानी का, तो शुद्ध और अशुद्ध, है ना, जो गुण और अवगुण, है ना, विशिष्टता और अपशिष्टता, ये इस तरह से कई प्रतीकों को हम लोग ले सकते हैं, जिससे कि ये प्रदर्शित होता है कि जो हंस है वो विवेकशील, वो विवेकी पक्षी कहलाता है, और जो पवित्रता है, जो शुद्धता है, जो सत्यता है,
वो उतना ही ग्रहण करता है, बाकी असत्यता को, अशुद्धता को, अपवित्रता को और मिथ्या को छोड़ देता है। और मतलब कि जो अनुपयोगी है उसे वो ग्रहण नहीं करता है, जो उसके लिए उपयोगी है वो ग्रहण करता है। तो इसी तरह से मनुष्य के लिए भी उपयोगी उसके लिए गुण है, उसकी क्वालिटी है, उसका एडवांटेजेस है। तो कई ऐसे श्लोक इस पार्ट में हमने देखे हैं, है ना, आप लोग भी देखेंगे, पढ़ रहे हैं, और कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को ज़रूर लिखें, ठीक है। आज हम लोग ये और भी इसका जो है वो पूरा करेंगे। तो इसका जो श्लोक का मीनिंग है कि पृथ्वी को सुशोभित यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः, कहीं भी, यहाँ यत्रापि यहाँ भी, कुत्रापि कहीं भी, यहाँ भी कहीं भी, गता भवेयुः जाने को सक्षम हैं, हंसाः महीमंडल भूमंडनाय, महीमंडल मंडनाय, इस पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंस कहीं भी आने जाने में सक्षम है, इस पृथ्वी पर कहीं भी आने जाने में सक्षम है। और आगे क्या है कि हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम येषां मरालेषु विप्रयोगः, हानि तो उस सरोवर की है, सरोवर की है जिसका उन हंसों से वियोग हो जाता है। अब हानि किसका है? हानि उस सरोवर का है जिस सरोवर में हंस नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ पर अब व्यवहारिक जीवन से अगर लें तो गुणी व्यक्ति हर जगह आने जाने को सक्षम होते हैं, है ना। सज्जन व्यक्ति हर जगह आने जाने को सक्षम होते हैं, हर जगह आते, पृथ्वी पर हर जगह फिरते हैं, हर जगह पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। हानि वैसे व्यक्ति की होती है जो उसके संपर्क में नहीं जा पाता है। ये इस श्लोक का मुख्य भावार्थ है। हानि वैसे व्यक्ति की होती जो उसके संपर्क में नहीं जा पाता, उस गुणी व्यक्ति के संपर्क में नहीं जा पाता है। तो यहाँ पर जो इसका उदाहरण लिया गया वो हंस से लिया गया कि हंस जो इस पृथ्वी को सुशोभित करता है, इस पृथ्वी को शोभायमान बनाता है और वो कहीं भी विचरण करने के लिए सक्षम है। लेकिन वैसा सरोवर, है ना, वैसे सरोवर की हानि हो जाती है जिस सरोवर में हंस नहीं पहुँचता है, या जिस सरोवर से हंस अलग रह जाता है। तो यहाँ पर हम अपने व्यवहारिक जीवन में देखें तो यहाँ पर हंस का मतलब विवेकी पुरुष से, विवेकी से, ज्ञानी से, बुद्धिशीलता से लिया गया है। कहने का अर्थ कवि यहाँ कहते हैं, रचनाकार यहाँ कहते हैं कि वैसे व्यक्ति, है ना, जो गुणी हैं, जो गुण संपन्न है, जो सर्वगुण संपन्न है, जो बहुमुखी प्रतिभा, जो सर्वमुखी प्रतिभा के संपन्न है, वो इस पृथ्वी पर कहीं भी विचरण करते रहते हैं, है ना। हानि तो वैसे व्यक्ति की हो जाती है जो उस गुणी व्यक्ति के संपर्क में जानते हुए भी नहीं पहुंच पाते हैं, उनसे दो बातें नहीं सीख पाते हैं, उनका दर्शन नहीं कर पाते हैं। कहा जाता है कि साधुओं का दर्शन, सज्जन पुरुषों का दर्शन जो होता है वो अमृत के समान होता है। श्लोक भी है ना कि अमृतम शिशिरे वहनी, अमृतम शिशिरे वहनी, अमृतम प्रिय दर्शनम, अमृतम राज सम्मानम, अमृतम क्षीर भोजन, है ना। तो ये से अब हम लोग इसके बाद 8वें श्लोक की ओर देखेंगे। तो इस 8वें श्लोक की ओर हम लोग चलते हैं और अब आप देखें 8वां श्लोक जो है, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणाः प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्यः भवन्ति पेयाः। ठीक है, गुणज्ञेषु, गुणों को जानने वालों में, गुणज्ञेषु, गुणज्ञ क्या मतलब होता है? गुणी, और उसमें सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, जैसे बालकेषु, है ना। तो गुणज्ञेषु, ठीक है। दोषाः निर्गुण, दोषाः मतलब दोष, आस्वाद्यतोयाः स्वाद युक्त जल, है ना, स्वाद युक्त जल वाले, आस्वाद्य, तोया, तोया का मतलब होता है जल,
ठीक है, आसाध्य प्राप्त करके अपेया भवंती अपेय, है ना, जो पीने योग्य नहीं हो जाती है। बहुत ही अच्छा श्लोक है और ये हितोपदेश के लिए, ये हितोपदेश से लिखे गए। हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित जी, ठीक है। हितोपदेश के लेखक है नारायण पंडित जी। नारायण पंडित जी ने इस श्लोक के माध्यम से जो समस्त लोगों को शिक्षा दी है वो ये है, जो समस्त लोगों को संदेश दिया वो ये है कि गुणवान लोगों में रहने के कारण ही गुण को सगुण कहा जाता है। और कहने का मतलब जो गुण है वो गुण अगर गुणवान व्यक्ति में है, गुण अगर गुणवान व्यक्ति में है तो उसे ही सगुण कहते हैं, मतलब कि अच्छे गुण कहते हैं, सगुण अच्छे गुण कहते हैं। गुण अगर दुर्जन व्यक्ति में है, गुण अगर दुष्ट व्यक्ति में है तो उसे दुर्गुण कहते हैं। ये दो चीज़ें होती हैं, सगुण और दुर्गुण। दुर्गुण जो उसका हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, दुह जोड़ गुण, सगुण जो स उपसर्ग है स जोड़ गुण, तो स यहाँ उपसर्ग है सहित, गुण के सहित, और दुर उपसर्ग है दुर, दो हर्षों का रो हलन, दुर जोड़ गुण, दुर्गुण। ये दुर का मतलब होता है कि मतलब उसे छोड़ने योग्य, है ना, उससे विरक्त हो, ठीक है, उससे अलग हटकर, उसके जैसा नहीं, उसमें इंक्लूड नहीं, दुर मतलब नहीं। जैसे दुर्लभ जो प्राप्त नहीं हो सके वो दुर्लभ, जैसे दुर्बल जिसमें बल ही नहीं हो दुर्बल, है ना। दुर्जन जहाँ जन ही नहीं हो, जन का मतलब लोग जहाँ जन बोलते ये दुर्जन, है ना, जो बुरा मतलब बुरे लोगों में जो हम लोग ये करते हैं उपसर्ग लगाते हैं तो वो हो गया दुर्जन। तो दुर्गुण बुरे गुण वाले। तो गुणवान लोगों में रहकर या रहने के कारण, है ना, गुणज्ञेषु गुणवानों में गुणाः भवन्ति। गुणवानों में गुण जो है वो सगुण हो जाता है, गुण हो जाता है। ते निर्गुणाः प्राप्य भवन्ति निर्दोष। लेकिन निर्गुण व्यक्ति जिसमें को गुण नहीं है, लेकिन गुणहीन व्यक्ति के संगत में आकर गुण भी दोषहित हो जाता है, गुण भी दोषी हो जाता है। कहने का मतलब कि अब व्यक्ति जैसे व्यक्ति है ना, अच्छा व्यक्ति है तो उसमें गुण भी अच्छा ही होगा, और दुर्जन व्यक्ति में भी गुण है लेकिन वो दुर्गुण ही कहलाएगा, ठीक है। तो उसके साथ मिलकर के गुण भी दुर्गुण हो जाता है, और ज्ञानवान के साथ मिलकर के गुणी व्यक्ति के साथ मिलकर गुण भी सगुण हो जाता है। यहाँ पर उदाहरण लिया गया है, जैसे अब यहाँ देखिए, जैसे आस्वाद्य तोया, स्वाद के साथ पानी, प्रवहन्ति नद्या। नदियों में जो जल होता है वो सुस्वादु होता है, नदियों में जो जल होता है वो मीठा होता है, मधुर होता है, वो पीने योग्य, है ना। नदियों का जो जल वो चूँकि नदियों के संपर्क में है तो वो पीने योग्य है। वही जल, वही पानी, वही जल, वही तोय जब बहते हुए सागर में पहुंचता है तो वही जल पीने के लायक नहीं हो जाता है, पीने के लायक नहीं रहता है ना, पीने योग्य नहीं होता है। समुद्र मासाद्य, समुद्र का साथ पाकर भवंती हो जाता है अपेयाः, नहीं पीने योग्य हो जाता है। तो ये श्लोक का मीनिंग है ना। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। गुणवान लोगों के साथ ही गुण होता है। ते निर्गुणाः प्राप्य भवन्ति दोषाः। और जो गुणहीन व्यक्ति है, गुणहीन व्यक्ति का साथ पाकर, है ना, जो गुण से शून्य है वैसे व्यक्ति का साथ पाकर उसमें दोष आ जाते हैं। जिसमें गुण ही नहीं है तो उसके साथ गुण रहेगा तो जो दुर्गुण व्यक्ति है उसके साथ गुण भी रहेगा तो दुर्गुण की गिनती में आता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्यः, नदियों में जल पीने योग्य होता है, नदियों में जल मधुर होता है, पीने योग्य होता है, परंतु वह समुद्र का साथ पाकर समुद्र में जाकर के वही जल पीने योग्य नहीं रह जाता है।
ठीक है, तो ये थे श्लोक 1 से श्लोक 8 तक के पाठ परिचय। हमने श्लोक का मीनिंग समझा दिया, बताया। अब हम लोग प्रैक्टिस पे चलते हैं, अब हम लोग अभ्यास पे चलते हैं। तो पहला अभ्यास होगा पद्यांश, ठीक है। तो हम लोग पद्यांश की ओर चलते हैं अभी, है ना। एक एक करके हम लोग सभी अभ्यास को देखेंगे। पद्यांश को चलते हैं। संस्कृत वर्गे पुनः अभिनंदनम सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः नवम कक्षायाः। अधुना अहम अभ्यासं करिष्यामः पद्यांशः। अधुना वयम अभ्यासं करिष्यामः पद्यांशः। अध्याय पंचमोध्याय सुक्ति मौक्तिकम। तो इस तरह से हम लोग पुनः प्रैक्टिस में आ रहे हैं। तो अभी पाठ परिचय आप लोगों ने देखा, पाठ परिचय आप लोगों ने सुना, और उम्मीद करता हूँ कि आप मीनिंग अच्छे से समझ गए होंगे। इसको आप मीनिंग अपने से लिख लेंगे वीडियो देख देख करके। और जो है अभी पहले प्रैक्टिस में हम लोग चल रहे हैं पद्यांश, जो कि प्रथम चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने इसके पद्यांश को बनाया है ना, भारतीय वसंत गीति चैप्टर के माध्यम से, ठीक है ना। तो भारतीय वसंत गीति में जिस तरह से हम लोग पद्यांश ने बनाए हैं, सेम जो कविता वाले जो चैप्टर होंगे उसमें इसी तरह से पद्यांश रहेंगे, इस तरह से रहेंगे चैप्टर। पद्यांश में 5 अंक पूछे जाते हैं, 5 अंक के क्वेश्चन होते हैं। एक पदेन उत्तरता है जिसमें 2 प्रश्न होंगे हाफ मार्क्स के। पूर्ण वाक्य उत्तरता है जिसमें 1 प्रश्न होंगे ओनली 1 मार्क के। और 3 नंबर में जो होते हैं भाषिक कार्यम, 1-1 अंक होता है तीनों प्रश्न में, और इस प्रकार से 3 नंबर हो गया। तो 3, 1 और 1, 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो जो भी श्लोक का पद्यांश, जो भी श्लोक के माध्यम से पद्यांश का प्रश्न हो या जो भी, तो सबका जो उत्तर देने का जो फॉर्मेट है, जो उत्तर देने का जो तरीका है, शैली है, वो एक ही है। तो हम लोग धीरे धीरे पद्य पढ़ें और उसके उत्तर की ओर आवे। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। इसके मीनिंग को अभी आपके सामने रखा गया, बताया गया कि प्रिय वाक्य बोलने से, प्रिय वाक्य प्रदान करने से, वाक्य प्रदान करना मतलब बोलना, बातें करना। तो प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट होते हैं, सभी जीव प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तब हाँ हमें तब जो है तस्मात् तदेव, तो ऐसे ही वाक्य बोलने चाहिए, ऐसे ही बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचनों में दृढ़ता कैसे ना, बोलने में, वाणी में कंजूसी कैसा। तो अब इसके प्रश्न के सॉल्यूशन को हम लोग अब इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं ये अभी हमने दिया है स्वयं अपने तरीके से। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही प्रश्न आपको बोर्ड में, CBSE में या एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये एक तैयारी के लिए उदाहरण स्वरूप केवल आपके सामने रखा गया है कि इस प्रकार से तैयारी करने होते हैं, इस प्रकार से प्रश्न रहते हैं और इस प्रकार की तैयारी होती है। ये अभी हमने प्रश्न दिया है आपको, है ना। तो इसका हम लोग धीरे धीरे आंसर देखेंगे। अभी हमने आंसर नहीं लिखा है, आंसर आपके सामने जो है वो चूज किया जाएगा, चुना जाएगा, आंसर खोजा जाएगा, तब ये आंसर लिखा जाएगा। यही तरीका आपको अपने परीक्षा में भी आजमाना है, यही तरीका आपको अपने परीक्षा में भी करना है, ठीक है, सही। तो पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तर की। जैसा कि पिछले वीडियो में भी फर्स्ट चैप्टर में कहा गया था, एक पदेन का मतलब एक पदेन, एक ही पद, एक ही शब्द, एक ही शब्द में आपको उत्तर देने हैं। तो केवल प्रश्न का नंबर, जैसे 1 नंबर है, 1 नंबर का क, 1 नंबर का ख लिख करके, है ना, तो उसमें जो सही उत्तर होगा वो लिख देंगे। अब पहला प्रश्न पढ़ें। केन तुष्यन्ति जन्तवः, केन तुष्यन्ति जन्तवः, किससे सभी जंतु, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, किससे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिय वाक्य प्रदानेन, क्योंकि प्रश्न वाले जो शब्द हैं केन, ये चीज ध्यान देना है, जो श्लोक से संदर्भित प्रश्न हैं हूबहू उसी प्रकार से श्लोक के पद को या श्लोक के शब्द को नहीं उतार देंगे,
ठीक है, श्लोक एक माध्यम है पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए, पूछे गए प्रश्न के उत्तर देने के लिए। प्रश्न का उत्तर आपको वैसे तरीके से देना है जिस विभक्ति में पुरुष में आपके प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक हम लोग यही काम करते हैं जब हम लोग प्रश्न निर्माण करते हैं। क्लास 9th वाले थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि आप क्लास 8 से क्लास 9th में आए हैं तो फॉर्मेट को थोड़ा ध्यान देना। यही काम हम लोग प्रश्न निर्माण में करते हैं। जो सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो जिस भी शब्द को आधार बनाकर प्रश्न बनाते हैं, ये भी हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए ज़्यादा ना बोलते हुए। तो जिस भी शब्द को आधार बनाते हैं वो शब्द किस विभक्ति में है, पुरुष में, वो सेम यही चीज़ देखना है कि ये प्रश्नवाचक शब्द किस विभक्ति में। ये तृतीय विभक्ति में, केन तुष्यन्ति जन्तवः, तृतीय विभक्ति में। तो आपके जो ये शब्द हैं ये तृतीय विभक्ति में ही है, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से। तो इसका सही उत्तर यही है, प्रिय वाक्य प्रदानेन। प्रिय वाक्य प्रदानेन। चलिए, अब है किम वक्तव्यम, क्या बोलना चाहिए। यहाँ जो है प्रथमा पुरुष या प्रथमा विभक्ति है ना, या द्वितीय विभक्ति। तो क्या बोलना चाहिए, ये जो विभक्ति को इंगित करता हुआ है प्रथमा विभक्ति। क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। प्रश्न का उत्तर कहाँ से मिलेगा, इसी जगह से मिलेगा। क्या बोलना चाहिए, प्रश्न उत्तर इसी में है कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट होते हैं, तस्मात् तदेव वक्तव्यम। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए क्या बोलना चाहिए, किम वक्तव्यम। वक्तव्यम देखेगा यहाँ है, यहाँ के बगल में तदेव है, तदेव लिख देगा, वैसा ही बोलना चाहिए। अरे भैया वैसा बोलना चाहिए, वैसे में क्या बोलना चाहिए। ये उत्तर आपका क्लियर नहीं हुआ, जिसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस चीज़ को ध्यान देना है, ये सही उत्तर आपका होना चाहिए, आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। किम वक्तव्यम, क्या बोलना चाहिए। तो अभी फिर मैं इस बात को दोहराता हूँ, है ना, क्या बोलना चाहिए। इस बात के उत्तर में अधिकांश स्टूडेंट, है ना, प्रायः ऑलमोस्ट स्टूडेंट क्या करेंगे कि तदेव वक्तव्यम। तो देखेंगे कि हाँ वक्तव्यम के यहाँ वक्तव्यम लिखा हुआ है, इसके बगल में किम, यहाँ तदेव, वो तदेव लिख दो आंसर में, है ना। तो ये नहीं चलाना, ये अंधेरे में तीर नहीं चलाना, मीनिंग को समझिए, क्या बोलना चाहिए। तो प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट होते हैं ना, सभी जीव संतुष्ट होते हैं, तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तो ऐसा ही बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, प्रिय वाक्य। क्या बोलना चाहिए, प्रिय वाक्य। तो यहाँ लिखेंगे आंसर में, ये जिसका सही आंसर है वह है प्रिय वाक्यम। प्रिय वाक्यम क्यों, क्योंकि ये जो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में है किम, तो आप भी लिखेंगे प्रिय वाक्यम, प्रिय वाक्य नहीं। ये जो प्रिय वाक्य लिखा है तृतीय विभक्ति, ये नहीं, फिर तो आंसर पूरा गलत हो जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपकी जानकारी भी अधूरी रह जाएगी। तो नंबर प्राप्तांक उठाना, प्राप्तांक लेना, ये अनदर मैटर है। सबसे पहला मैटर है, सबसे पहला जो दृष्टि डालने वाली जो बात है वह है आपका उत्तर सही होना। आपको सही जानकारी के माध्यम से ही उत्तर आपके सही होंगे। इसलिए सबसे पहले जो जानकारी है, जो जानकारी लेनी है उसको सही जानकारी लें, उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि अधिकांश स्टूडेंट फिर वही करेंगे, वक्तव्यम देख करके यहाँ बगल में किम है, सोचेंगे यही उत्तर होगा। किम वक्तव्यम तदेव वक्तव्यम, है ना, किम वक्तव्यम तो तदेव वक्तव्यम, बिल्कुल गलत, 100% गलत। क्योंकि इसका कहीं से शब्द का वो मीनिंग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा जहाँ तक उत्तर पहुँचना चाहिए। क्या इसका मीनिंग है, तदेव वक्तव्यम, तत् जोड़ एव, वैसा ही, तो वैसा ही बोलना चाहिए। वही वैसा ही में क्या बोलना चाहिए, क्लियर नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो है प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट होते हैं, तो वो ऐसा ही बोलना चाहिए। अब यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। तो यहाँ जो ये विभक्ति है किम, तो ये गया वाक्यम, तो ये प्रिय वाक्यम इसका करेक्ट उत्तर है। तब जाके आप इसके सही उत्तर तक पहुँच पाए। ठीक है, अब है पूर्ण वाक्योत्तरतः।
पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है, एक सेंटेंस उत्तर देना है। वयम कीदृशम वक्तव्यम कथम च, वयम कीदृशम वक्तव्यम, हमें कैसा बोलना चाहिए, कथम च, क्यों, है ना। ये प्रश्न है वयम कीदृशम वक्तव्यम, या अगर वयम हटा भी दीजिए तो प्रश्न यहाँ पूरा हो रहा है। कीदृशम वक्तव्यम कथम च, है ना, कीदृशम वक्तव्यम कथम च, कैसा बोलना चाहिए और क्यों। अब इसका उत्तर जो है आपको अपने से सेंटेंस के माध्यम से, वर्ड के माध्यम, शब्द के माध्यम से अपने से लिखना है, क्योंकि पूरा श्लोक नहीं उतार देना। प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, ये नहीं उतार देना है पूरा। पर आपको जो प्रश्न दिया गया वो देखिए क्या है, कीदृशम वक्तव्यम कथम च, लिखेंगे उसका उत्तर जो लिखेंगे प्रिय वाक्यम वक्तव्यम, यहाँ वाक्यम की जगह पर हम लोग वचनम भी लिख सकते हैं, गलती नहीं होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान दें। प्रिय वाक्यम या प्रिय वचनम दोनों सही है, कोई एक आप अपना तैयारी रखें। प्रिय वाक्यम या प्रिय वचनम वक्तव्यम, ठीक है, वक्तव्यम। अब है कथम च, अनेन मतलब कि इससे, जन्तवः तुष्यन्ति। अब ये उसका उत्तर जो है पूरा कंप्लीट हुआ। प्रिय वाक्य वक्तव्यम या प्रिय, यहाँ ध्यान दे, बोर्ड पर ध्यान देंगे, प्रिय वचनम वक्तव्यम, या इसको साफ साफ लिखते हैं, इसको अच्छे से लिख लीजिए। ये उत्तर आपका अब कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करने हैं। प्रिय वचनम या वाक्यम वक्तव्यम, प्रिय वाक्य या प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। अनेन इससे, है ना, जन्तवः तुष्यन्ति, इससे सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। अब ये कथम च का मतलब हो गया क्यों, है ना, कीदृशम का मतलब हो गया कैसा, तो प्रिय वचन या प्रिय वाक्यम, ठीक है, दोनों लिख दिया गया आपको उत्तर में। आपको दोनों तैयारी कर लेना है, लेकिन परीक्षा में एक ही लिखना है ना। अगर इस प्रकार का प्रश्न रहा तो प्रिय वचनम या प्रिय वाक्यम वक्तव्यम अनेन जन्तवः तुष्यन्ति, इससे लोग जो है, जंतु जो है, इससे सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। क्लियर है। अब आइए हम लोग भाषिक कार्य में। वक्तव्य पदे प्रत्यय निर्दशय, वक्तव्य पद में कौन सा प्रत्यय है। क्लास 8 में आप लोगों ने प्रत्यय पढ़ा है कि जिसमें तब्यत का जो साउंड है, तब्यत लगा हुआ रहता है ना, उसमें तब्यः का साउंड, है ना, तब्यः की ध्वनि, स्त्रीलिंग पद होगा तो तब्यः की ध्वनि, और नपुंसकलिंग शब्द होंगे तो तब्यम की ध्वनि। तो यहाँ पे वक्तव्य बोलना चाहिए, बोला जाए, तो वक्तव्य में कौन सा प्रत्यय है, तब्यत। तब्य नहीं लिखेंगे, अरे तब्यत। तदेव विच्छेदम कुरुतः, तदेव वैसा ही, तत् जोड़ एव, ये आप लोगों ने व्यंजन संधि में पढ़ा है कि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, उसके बाद कोई स्वर वर्ण हो, है ना, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो और उसके बाद फिर स्वर वर्ण हो, तो प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण बन जाता है।
तृतीय वर्ण या त थ द तृतीय वर्ण, और इसमें जो एव है ये एकार की मात्रा होकर के ये शब्द बन गया तदेव। अब है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, पदे विभक्ति की, प्रिय वाक्य प्रदानेन इसमें विभक्ति क्या है? जैसे हम लोगों ने शब्द रूप में पढ़ा है बालकेन, विद्यालयन, है ना, येन, अनेन, है ना, तृतीय विभक्ति केन। तो ये इसमें लिखेंगे तृतीया विभक्ति और ब्रैकेट में कोष्ठ में लिख देंगे एक वचन, ये लिख देना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो तृतीय विभक्ति इसका उत्तर पूर्ण है, कंप्लीट उत्तर है, लेकिन ये चूंकि हम लोग वचन संस्कृत में 3 पढ़ते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो ये जो शब्द है प्रिय वाक्य प्रदानेन, ये एक वचन का पद है, इसलिए हम लोग कोष्ठ में, है ना, ब्रैकेट में एक वचन जरूर लिख देंगे। तो 2 मिनट के लिए ये वीडियो, ये जो पद्यांश के जो वक्तव्य लिखे गए हैं बोर्ड पर, 2 मिनट के लिए मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप ध्यान दें, है ना। एक बार पुनः मैं ऐसे दोहराता हूँ, एक पदेन उत्तरता में केन तुष्यन्ति जंतवः, उत्तर हो गया प्रिय वाक्य प्रदानेन। ख नंबर में किम वक्तव्यम, उत्तर हो गया प्रिय वाक्यम। 2 नंबर का जो प्रश्न है वो है पूर्ण वाक्यन उत्तरता, कीदृशम वक्तव्यम कथम च, कैसा बोलना चाहिए और क्यों? उत्तर है प्रिय वचनम या प्रिय वाक्यम वक्तव्यम, प्रिय वचन या प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। अनेन जंतवः तुष्यन्ति, इससे सभी जंतु संतुष्ट होते हैं। उसके बाद भाषिक कार्यम, भाषिक कार्य में 3 प्रश्न है ना। वक्तव्य पदे प्रत्ययम निर्देशय, है ना, वक्तव्य में कौन सा प्रत्यय है? तो तव्यत। तदेव विच्छेदम कुरुत, तदेव का विच्छेद क्या होगा? तत् जोड़ेव। व्यंजन संधि है, त में हलंत है। प्रिय वाक्य प्रदान पदे विभक्ति की, इस पद में विभक्ति क्या है? तो तृतीय विभक्ति एक वचन। तो ये आपके, ये जो था पद्यांश की प्रैक्टिस, इस तरह से और भी प्रैक्टिसेस, है ना, ये फॉर्मेट है, ये एक उदाहरण स्वरूप आपके सामने में स्वयं से बनाया गया प्रश्न और उसके उत्तर इस तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो इसके बाद की प्रैक्टिस करेंगे वो है अन्वय। नवम कक्षायां संस्कृत विषय पुनः अभिनंदनम सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। इदानीं वयम् अभ्यासं करिष्यामः। अन्वयः संदर्भे अभ्यासं करिष्यामः वयं सर्वे मिलित्वा। पश्यन्तु श्यामपट्टे लिखितं 2 पद्यों। प्रथम पद वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो विततः क्षीणो वृत्तस्तुः हतो हतः। तो अभी जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अब जो ये दूसरा प्रैक्टिस है, दूसरा टॉपिक है, टॉपिक जो है आपका वो है अन्वयः। अन्वयः का अर्थ होता है सरलीकरण, एक्सप्लेनेशन या सिंप्लीफिकेशन। जैसे सिंप्लीफिकेशन का मतलब, जैसे कि ये श्लोक है या कोई कविता है, या हिंदी में हम लोग कविता पढ़ते हैं, है ना, तो उसके मीनिंग को जानते हैं कि कवि ने क्या लिखा है। तो जो उसके मीनिंग को हम लोग जो एक गद्य वाले शैली में लिखते हैं, एक कहानी वाले शैली में लिखते हैं। कहने का मतलब कि अब जो शब्द है कविता के, उसको हम लोग एक सिंपल सेंटेंस में लिखते हैं, असर्टिव सेंटेंस में लिखते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है असर्टिव सेंटेंस में लिखने का, तो जिससे हम कविता के या पद्य के या श्लोक के भाव को, अर्थ को सेंटेंस के द्वारा, वाक्य के द्वारा
है ना, स्पष्ट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो यही शैली अन्वय कहलाता है संस्कृत में, है ना, जिसको सिंप्लीफिकेशन इंग्लिश में बोल सकते हैं, एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं, व्याख्या बोल सकते हैं। तो वह एक बनेगा। अब इसके चूँकि फर्स्ट चैप्टर में शायद हम लोगों ने अन्वय का प्रैक्टिस नहीं किया, पद्यांश भर रह गया था। चलिए यहाँ से आप लोग अन्वय देख लेंगे, क्योंकि अन्वय का जो फॉर्मेट है पूछने का, वो चाहे जो भी चैप्टर हो या जो भी पद्यांश वाले, पद्य वाले, कविता वाले जो भी चैप्टर हो, है ना, चाहे जिसी भी चैप्टर हो, चाहे जैसा भी चैप्टर हो, पूछने का शैली एक ही है, वही 5 अंक वाले ये भी पूछेंगे पद्यांश की तरह। और पद्यांश में जो 5 अंक वाले हैं, जो उसकी प्रैक्टिस हम लोगों ने की इससे पहले, है ना। अब हम लोग करेंगे अन्वय, जिसकी प्रैक्टिस चैप्टर 1 से शायद कि वो छूट गया था, केवल पद्यांश भर रह गया था। अब इसके बारे में जान लें कि सिंप्लीफिकेशन, यानी कि किसी भी कविता या संस्कृत में जो श्लोक दिए रहते हैं उसको सेंटेंस में, वाक्य में जो सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं, उसको एक वाक्य में श्लोक के अर्थ को या भावार्थ को एक्सप्लेन करते हैं। तो यही शैली संस्कृत में अन्वय कहलाता है। अब इसका प्रश्न पूछा कैसे जाता है कि आपको अन्वय लिखना नहीं है, एग्जाम में आपको अन्वय लिखना नहीं है। आप बोर्ड पर देखिए, इसका एक फॉर्मेट दिया गया है, एक शैली दिया गया है कि आपके पास श्लोक दे दिए गए हैं, ठीक है ना, आपके पास श्लोक दे दिए गए। आप, मैं बोर्ड के पास से थोड़ा हटता हूँ, आप ध्यान दें, क नंबर में आपके पास श्लोक दिए गए हैं और ख नंबर में आपके पास श्लोक दिए हुए। ये 2 प्रश्न, 2 श्लोक रहेंगे, 2 अन्वय रहेंगे, है ना, 2 श्लोक रहेंगे, 2 अन्वय रहेंगे। और अन्वय भी आपको लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम में भी, है ना, प्रश्न पत्र में भी अन्वय आपको लिखा हुआ मिलेगा। बस जो अन्वय में जो सेंटेंस, अन्वय के लिए जो सेंटेंस बनाए गए हैं, उस सेंटेंस में जो कुछ शब्द मिस रहेंगे, कुछ शब्द छूटे हुए रहेंगे, उसी शब्द को आपको इस श्लोक के माध्यम से, श्लोक की सहायता से उस छूटे हुए शब्द को भरना है, ठीक है। यही काम आपको दूसरे वाले श्लोक में भी करना। कोई 2 श्लोक आपको श्लोक अन्वय के लिए दिए रहेंगे, कोई 2 श्लोक, तो 4 खाली जगह, 4 रिक्तियां आपको मिलेंगी श्लोक नंबर 1 में और श्लोक नंबर 2 में, दोनों में 4 रिक्तियां मिलेंगी। इस प्रकार से टोटल 8 रिक्तियां हुई, टोटल 8, है ना, फिलअप प्लेस हुए, ब्लैंक्स प्लेस हुए, है ना, टोटल 8 ब्लैंक हुए, जिसको आपको श्लोक भी दिए गए हैं, दोनों श्लोक, जिसको आपको श्लोक की मदद से, है ना, उसको फिलअप करना है, उसको बनाना है, लिखना है। तो ये जो नंबरिंग किया गया है, आपको आंसर कॉपी में सपोज कीजिए कि ये 5 नंबर का, ये 5 नंबर का क और ये ख, 2 श्लोक दिए गए हैं और दोनों श्लोक के अन्वय है। उसमें सबका नंबरिंग है, नंबर 1, नंबर 2, यहाँ एक खाली जगह, नंबर 2 एक खाली जगह यहाँ है, नंबर 3 एक खाली जगह, नंबर 4। मेरे आप उंगली पर ध्यान देंगे कहाँ कहाँ खाली जगह है। एक यहाँ है खाली जगह, दूसरा यहाँ है खाली जगह, ठीक है, 3rd नंबर में यहाँ है खाली जगह और 4th नंबर में यहाँ है खाली जगह, ठीक है। वही काम सेकंड वाले, दूसरे वाले, है ना, अन्य श्लोक के साथ भी यही काम करने, श्लोक दिए हुए हैं, उसके एक्सप्लेनेशन यहाँ पर, यानी कि जो अन्वय कहलाता है वो लिखा हुआ है। उस अन्वय में भी कुछ शब्द छूटे हुए हैं, यहाँ भी 1 नंबर और दूसरा रिक्ति यहाँ है, तीसरा रिक्ति जो है वो पूर्ण विराम के तुरंत बाद है और चौथे रिक्तियों में भी पूर्ण विराम के तुरंत बाद है। इस पर ध्यान देना है। तो अब इस रिक्तियों में भरे जाने वाले शब्द भी आपको हिंट्स बॉक्स में यहाँ प्रश्न में मिलेंगे। ये हिंट्स बॉक्स है। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये जो मंजूषा जो शब्द लिखा हुआ है इसको भी कहीं ना कहीं खाली जगह में भर देते हैं, जो कि ये पूर्ण रूप से गलत है, कंप्लीटली रॉन्ग है ये, ठीक है। ये नहीं करना है। ये मंजूषा का मतलब होता है हिंट्स बॉक्स।
आपके लिए जो हिंट्स बॉक्स में कुछ शब्द जो छूटे गए हैं, इसमें जो नंबरिंग में जहाँ नंबर में आपको भरना है वो आपको ये मंजूषा में भी दिया गया है ना। ये 8 खाली जगह हो गए, 4 इसमें 4 इसमें, 4 इन दिस श्लोक 4 इन दिस श्लोक, टोटल आपके 8 हो गए। तो 8 शब्द को आपको इसमें से चुन के भरना है जिससे कि आपका अन्वय पूरा हो जाए। एग्जाम वाले आंसर कॉपी में अन्वय आपको पूरा उतारना नहीं है, केवल नंबरिंग करके बगल में सही उत्तर लिख देना है। जैसे 5 का क 5 का ख लिख करके चारों का नंबरिंग कर देना है और सही उत्तर लिख देना है। कैसे लिखना है ये सॉल्व करने के ठीक मैं बाद आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आइए हम लोग अन्वय सॉल्व करते हैं, कैसे इसको हल करते हैं इस अन्वय का। तो पहला है मैं, आप बोर्ड देखें ध्यान से, समझें इस बात को, देखें। पहला है कि वृत्तम यत्नेन संरक्षित वित्तम एति च याति च वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। ठीक है, इसकी मीनिंग के बारे में आप लोगों को इससे पहले बताया गया कि चरित्र की जो रक्षा है वो यत्न पूर्वक करनी चाहिए। वित्त तो आता जाता रहता है, संपत्ति तो आती जाती रहती है, रुपए यानी धन तो आता जाता रहता है। अक्षीणो वित्ततः अक्षीणो, जो वित्तहीन हैं, जो धनहीन हैं, वो धनवान बन सकते हैं, लेकिन वृत्तस्तु हतो हत, लेकिन अगर चैत्र समाप्त हो गया तो चैत्र अगर नहीं रहा तो सब कुछ भी नहीं रहा। हम लोग अंग्रेजी में प्रोवर्ब भी पढ़ते हैं ना कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, है ना। इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो यही चीज लास्ट में है यहाँ पे, है ना। वृत्तस्तु हतो हतो, चैत्र का नाश तो सब कुछ समाप्त, है ना। तो अब इसका अन्वय है कि वृत्तम डैश संरक्षयेत, वित्तम तु डैश च याति च, वित्ततः क्षीणः डैश भवति, वृत्ततः तु हतः डैश। अब यहाँ पर हमको भरना है। तो चलिए आरंभ करते हैं सॉल्व करना। तो वृत्तम संरक्षित, वृत्त की रक्षा करनी चाहिए। कैसे, यहाँ देखिए यत्नेन श्लोक में। अब जो श्लोक में जो मैंने निकाला कि यत्नेन है, वो आपके हिंट्स बॉक्स में है या नहीं है, ये ध्यान देना है। पहले वर्ड में है यत्नेन, तो यहाँ भरा जाएगा यत्नेन। वित्तम तो रुपया तो धन तो, है ना, एति च याति च। यहाँ देखिए वित्तमेति, संधि विच्छेद क्या होगा, वित्तम जोड़ एति। अब एति आपके हिंट्स बॉक्स में है एति, तो यहाँ भरे जाएंगे एति, एति च याति च। वित्ततः क्षीणः, वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति। ये अक्षीण होगा यहाँ पर, यहाँ देखिए कहीं ना कहीं अक्षीण है, हाँ ये अक्षीण। और वृत्ततः तु हतो हतः, हतो हतः। हिंट्स बॉक्स में होगा हतः, ये रहा हतः। तो ये नंबर 4, ये नंबर 3, ये नंबर 2, ये नंबर 1। ठीक है, अब इसके अन्वय को पूर्ण रूप से पढ़ें। देखिए इसका मीनिंग आपको जो अभी हमने हिंदी में बताया वही संस्कृत में इसका मीनिंग लिखा हुआ। जैसा कि हमने बताया कि अन्वय का मतलब ही सरलीकरण होता है ना, उसका मीनिंग होता है सरलार्थ, इसको हिंदी में बोलते हैं सरल अर्थ। तो वृत्तम यत्नेन संरक्षित, है ना, चरित्र की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। वित्तम तो एति च याति च, है ना, धन तो आता है और जाता है। वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति, है ना, जो धन से हीन है वो धनवान हो सकता है। वृत्ततः तु हतो हतः, है ना, लेकिन जो चरित्र का नाश या चरित्र का अगर विनाश होने पर सब कुछ विनाश हो जाता है। चलिए ख नंबर का भी हम लोग सॉल्व इसी तरह करेंगे। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयमेव स्वम्ना खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्य खलु वारिवाहः परोपकाराय सदां विभूतयः।
पिबंती नद्यः स्वमेव नाम्भः, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, और स्वयं वृक्ष भी अपना फल नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्य खलु वारिवाहः, बादलों के द्वारा स्वयं अनाज नहीं खाया जाता। और परोपकाराय सताम विभूतयः, है ना, कि परोपकार के लिए ही सज्जनों की संपत्तियां या समृद्धियां होती है। अब इसके हम लोग श्लोक के अन्वय को आए। नद्यः स्वमेव, नद्यः स्वमेव, है ना, यहाँ लिखा हुआ न पिबंती, पिबंती न, क्या ना, आम्भ, आम है यहाँ पे लिखा हुआ, ये रहा आम्भ। आम्भ का मतलब होता है जल, आम्भ, ठीक है। ये ख नंबर के 1 नंबर में, ख नंबर श्लोक के 1 नंबर में आम्भ, वृक्षा स्वमेव फलानि न खादन्ति। देखिए स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, तो वृक्षा स्वमेव फलानि न खादन्ति, है ना। तो वृक्षा स्वमेव या वृक्षा स्वयं, वृक्षः स्वयं, स्वयं हो जाएगा, स्वमेव नहीं है, इसके साथ वर्ड जो है, और स्वयं फलानी न खादंती। तो दूसरे नंबर पे जो यहाँ रिक्तियाँ हैं वो खादंती शब्द से पूरे होंगे, होंगी, है ना। खादंती रिक्तियाँ ये रिक्त पूरे होंगे, है ना, खादंती। फिर पूर्ण विराम के तुरंत बाद खाली जगह है, सस्यम न आदंती। देखिए ना आदंती, नादंती का संधि विच्छेद, न जोड़ आदंती, ना आदंती। सस्य खलु वारिवाहा, तो वारिवाहा सस्यम न आदंती, कौन, वारिवाहा, कहीं ना कहीं होंगे हिंट बॉक्स में, वारिवाहा। 3rd नंबर में और अंत में है डैश सत विभूतयः परोपकाराय, विभूतयः परोपकाराय, तो बचा क्या, सतम। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सताम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अब इसके अन्वय को एक बार फिर से पढ़ें कि नद्यः स्वमेव आम्भ नः पिबन्ति, वृक्षाः स्वयं फलानि नः खादन्ति, वारिवाहः सस्यं न आदन्ति अदन्ति, सताम विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। ये 2 प्रश्न, 2 श्लोक रहेंगे और 8 रिक्तियाँ होंगी। सभी रिक्तियों में आधे आधे अंक होंगे और ये 8 रिक्तियाँ मिलकर आपके 4 नंबर के पूर्णांक होंगे इस प्रश्न के। तो अन्वय वाले प्रश्न के 4 नंबर होंगे, टोटल 4 नंबर के ये पूछे जाते हैं, जिसमें 2 श्लोक होता है। दोनों श्लोक के सरलीकरण अर्थात मीनिंग लिखे हुए रहते हैं, मीनिंग भी लिखे हुए रहते हैं, श्लोक भी दिया हुआ रहता है, और मीनिंग में यानी कि अन्वय में जो प्लेस रिक्त किया जाता है, जो शब्द को मिस किया जाता है, हटा दिया जाता है, उसको भरने के लिए, है ना, या उसे उस जगह पर लाने के लिए, है ना, आपको हिंट्स बॉक्स का भी यानी कि मंजूषा का भी वैकल्प मंजूषा का भी विकल्प यहाँ दिया रहता है। इस वैकल्पिक शैली से आप इस शब्द को पूरा कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से श्लोक वाला जो अन्वय है वो पूरा करेंगे। एक बार फिर से सुनिए कि 2 श्लोक रहेंगे आपको प्रश्न में, है ना, क्वेश्चन में 2 श्लोक रहेंगे, 8 खाली जगह होंगे। एक श्लोक में 4 खाली जगह, एक श्लोक में 4 खाली जगह, टोटल 8 खाली जगह हो गए। उस 8 खाली जगहों में जो शब्द भरे जाएंगे वो श्लोक से दिए रहेंगे, उस श्लोक से कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। उस श्लोक से जो आपको शब्द मिलेगा वो आपको मंजूषा में भी दिया रहेगा। उस मंजूषा जो है आपके पास, वो मंजूषा की सहायता से या श्लोक में जो शब्द की सहायता से आप इस शब्द को, इस अन्वय को पूरा करेंगे। अब आपको उत्तर पुस्तिका में यानी कि आंसर कॉपी में कैसे लिखना है वो एक बार आप इसको देख लें। अभी मैं 2 मिनट के लिए इसको आपके सामने छोड़ रहा हूँ, आप इसे अवलोकन करें, क्योंकि अभी मुझे ये बताना है कि आंसर कैसे पूछे जाए, आंसर कैसे लिखे जाएंगे।
क्योंकि आपको ना तो पूरा लाइन उतारनी है, ना तो आपको श्लोक उतारना है ना। तो ये 2 मिनट के लिए मैं आपके सामने छोड़ दिया, आप इसे देखें। आपको जो उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, उत्तर जो लिखने हैं, आप आंसर लिखना है, ये तरीका है। सपोज कीजिए कि श्लोक वाला जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर या 4 नंबर किसी भी प्रश्न अंक का एक हिस्सा है, तो इसको 2 श्लोक है, तो हम लोग 4 का क, नंबर 1, नंबर 2, 3 और 4। अब चाहे तो हम 4 का क लिखें, ख हम यहाँ लिख सकते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टली लाइनिंग, है ना। 4 का हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, रो वाला के हिसाब से, है ना, एक ही लाइन में लिख सकते हैं। 4 का क, ये 1 2 3 4, 4 का ख यहाँ भी लिख सकते हैं, या वर्टिकल नीचे भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4। अब ये आपकी इच्छा है, 4 का क यहाँ लिखें और ख यहाँ लिखें, है ना, या देख लेंगे जैसा आपके पास स्पेस रहेगा। फिर 4 का क अगर यहाँ ना लिखे हैं तो नीचे लिखेंगे। तो आपको आपके प्रश्न वाले मतलब उत्तर पुस्तिका पे इस तरह से आपको लिखना है आंसर। अब जैसे 4 का क में जो हम लोग यानी कि पहले श्लोक में जो सबसे पहले भरे थे वो भरे थे यत्नेन, यहाँ लिखेंगे यत्नेन। उसके बाद भरे थे हम लोग खादंती, ये यहाँ लिखेंगे खादंती, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग नहीं, सॉरी ये गलती हो गई, खादंत नहीं था, इसके बाद था एति है, एति, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अक्षिणः, इसके बाद अंतिम में भरा गया था हतः। तो एग्ज़ाम में भी इस तरह से हम लोगों को लिखना है, इसी तरह से लिखना ही है एग्ज़ाम में, क्योंकि सेंटेंस नहीं उतारने हैं। ख नंबर में सबसे पहला जो हम लोगों ने पढ़ा था वो है आम्भः, आम्भः या आम्भा, आम्भः, आम्भा नहीं, खादंती, सताम, ये 3rd नंबर में वारी वाह। ये आपका उत्तर है, आपको ऐसे ही आंसर कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो ये रहा अन्वय का प्रैक्टिस। अब हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे वो है प्रश्न निर्माण, ठीक ना। इस चैप्टर के लिए अंतिम उसका प्रैक्टिस है, अंतिम अभ्यास है प्रश्न निर्माण। पुनः अभिवादनम नवम कक्षायाम सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अधुना प्रश्न निर्माणं वयं सर्वे मिलित्वा अभ्यासं करिष्यामः। प्रश्न निर्माण इदानीं। तो आइए हम लोग फिर प्रश्न निर्माण की ओर चलते हैं। प्रश्न निर्माण अभी पिछले क्लास में, पिछले अध्याय में, है ना, बताया गया प्रश्न निर्माण। हालांकि क्लास 8 में जब आप लोगों ने पढ़ाई की थी उसमें भी क्लास में कई बार प्रश्न निर्माण जैसे समस्याओं को बताया गया है। तो प्रश्न निर्माण में क्या करना होता है कि आप
एसर्टिव मतलब बिल्कुल सिंपली जान लीजिए, एसर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब उसको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो अब इस जो सेंटेंस आपको दिए गए हैं, इस सेंटेंस में अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है। तो एसर्टिव टू इंट्रोगेटिव क्या होता है कि वो तो सेंटेंस को ही परिवर्तित कर दिया जाता है। यहाँ है कि प्रश्न निर्माण करने का मतलब कि प्रश्नवाचक शब्द को बनाना है, प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है एक पार्टिकुलर, एक विशेष, है ना, शब्द के आधार पर जिसको अंडरलाइन किया गया है, जिसको रेखांकित किया गया है। ये चीज़ है, इसमें तो वही थोड़ा सा अंतर है। ये फुल रूप से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, कन्वर्सन नहीं है। ये एक पार्टिकुलर, एक विशेष रूप से किसी शब्द के नीचे लाइन है, अंडरलाइन किया गया उस शब्द को, उसके आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। तो जिस भी शब्द के नीचे अंडरलाइन रहेगा, जिस भी शब्द के नीचे जिस भी शब्द को रेखांकित किया गया रहेगा, उस शब्द के आधार पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। तो उस शब्द की चाहे प्रकृति जो हो, है ना, कहने का मतलब कि जिस विभक्ति में, जिस पुरुष में, जिस वचन में अगर शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग है तो प्रश्नवाचक शब्द भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में ही होंगे। अगर जिसमें जो पद रेखांकित है वो अगर पुल्लिंग है तो प्रश्नवाचक शब्द पुल्लिंग होंगे। वो अगर शब्द स्त्रीलिंग है तो प्रश्नवाचक शब्द स्त्रीलिंग होंगे। वो प्रथमा विभक्ति में है तो प्रश्नवाचक भी प्रथमा विभक्ति में होगा। वो द्वितीय विभक्ति में है, कहने का मतलब जिस विभक्ति में है प्रश्नवाचक शब्द उसी विभक्ति में होंगे, उसी वचन में होंगे। एक वचन में है तो प्रश्नवाचक शब्द भी एक वचन में, ठीक है। कुछ शब्दों के लिए, कुछ स्थितियों के लिए, कुछ परिस्थितियों के लिए प्रश्नवाचक शब्द अलग रहते हैं। मैंने पिछले क्लास में भी बताया, है ना, जब हम लोग चैप्टर 4 की तैयारी कर रहे थे उसमें भी हमने बताया। जैसे अगर स्वभाव के बारे में लिखना हो, स्वभाव वाले कोई शब्द हैं, अगर वो अंडरलाइन है तो उसके जगह हम लोग लिखेंगे। अगर पुरुष है या अगर पुल्लिंग है तो लिखेंगे कीदृशः, कीदृशः। स्त्रीलिंग है तो लिखेंगे कीदृशा, और नपुंसक लिंग है तो लिखेंगे कीदृशम, ठीक है। अगर समय का बोध हो, वो तो अव्यय है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। समय का बोध, स्थान का बोध, ये तो अव्यय वाले शब्द होते हैं, जैसे यदा, कदा, है ना। तो प्रश्न जो अगर समय वाले शब्द में रहेंगे तो कस्मिन काले, क्योंकि कालवाचक हमेशा सप्तमी विभक्ति में प्रयोग करेंगे। जैसे प्रातः काले है स भ्रमति, प्रातः काल वो घूमता है। सायं काले स पठितुम गच्छति, है ना, शाम के समय वो पढ़ने जाता है, ठीक है। अपराह्न काले सह अपराह्न काले सह किम करोति, दोपहर में वो क्या कर रहा है। तो इस तरह से, तो अब आइए हम लोग सेंटेंस देखें और उसके आधार पर जैसा शब्द रहेगा, जिस पे अंडरलाइन रहेगा, उसके लिए उसी प्रकार से कैसे, है ना, प्रश्नवाचक शब्द बनते हैं, ये ध्यान देना है। तो हम यहीं पर आपके सामने ही सॉल्व होगा ये। अभी जो ये आपके सामने जो सेंटेंस है वो असर्टिव है, अब ये धीरे धीरे परिवर्तित होगा। अब है कि विततः वृत्ततः क्षीणः हतः भवति, कि वृत्ततः मतलब चरित्र से हीन, चरित्र से क्षीण, हतः नाश होता है, चरित्र से क्षीण नाश होता है। तो किससे, ये पंचमी विभक्ति का यहाँ प्रयोग है। वृत्ततः मतलब चरित्र से नाश। यहाँ पर जो चरित्र से नाश हो रहा है, यहाँ चरित्र से हटने का बोध हो रहा है, चरित्र से जुड़ने का बोध नहीं हो रहा है, चरित्र से हटने का बोध हो रहा है। तो जो अलगाव का बोध करे वो कौन सी विभक्ति है, आप सभी लोग जानते हैं, वो पंचमी विभक्ति है, ठीक है ना। तो पंचमी विभक्ति है। तो यहाँ जो प्रयोग होगा प्रश्नवाचक शब्द यानी किम, किम शब्द का जो पंचमी विभक्ति लेंगे, है ना, क्योंकि चरित्र जो है वो पुल्लिंग है, तो पंचमी का किम शब्द का पंचमी पुल्लिंग जो हो जाएगा, क्योंकि ये एक वचन में है, तो किम शब्द का पंचमी विभक्ति पुल्लिंग एक वचन होगा कस्मात, ठीक है ना। तो यहाँ जो हम लोग वितता के लिखते जगह पर लिखा जाएगा कस्मात।
कस्मात् क्षीणः हतः भवति। अब ये जो वाक्य की जो प्रकृति हो गई, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, इसलिए प्रश्न का चिन्ह देना आवश्यक नहीं, परम आवश्यक है, तभी जाकर के आपको सही मार्क्स मिल पाएंगे। ये कि बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। जब तक आप लोग नहीं ध्यान देंगे, है ना, तो अब दूसरा जो प्रश्न है कि धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यतम। धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यतम, धर्म के तत्व को सुनकर उसे धारण करना चाहिए, धर्म की बातों को सुनकर उन्हें धारण करना चाहिए, है ना। धर्म के सार संक्षेप या निचोड़, है ना, या उपसंहार, इन्हें सुनकर धारण करना चाहिए। तो प्रश्न क्या बनेगा यहाँ पे, ये अनुस्वार है, किम के जैसा है, जैसे फलम, है ना। तो धर्म सर्वस्वम, तो धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा, धर्म के सार को सुनकर, क्या सुनकर, है ना, या किसको सुनकर, तो यहाँ पर किम। सेकंड नंबर का जो बनेगा ये किम श्रुत्वा अवधार्यता, क्या सुनकर धारण करना चाहिए, प्रश्नवाचक, क्या सुनकर धारण करना चाहिए। चलिए अब नंबर 3 का जो प्रश्न है, जो सेंटेंस है वह है वृक्षाः फलम न खादन्ति। वृक्षाः बहुवचन में है ना, जैसे बालकः बालको बालकाः, है ना, रामः रामौ रामाः, है ना। तो वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, तो वृक्षाः फलम न खादन्ति, वृक्ष फल नहीं खाते हैं। तो कौन फल नहीं खाते हैं, तो यहाँ पर कम शब्द का पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में, है ना, बहुवचन में, कह कौ के, तो यहाँ जो प्रयोग होगा प्रश्नवाचक शब्द वो होगा के फलम न खादन्ति, है ना, ते फलम ना खादन्ति। अब जो है वो है खलानाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवति। जो दुष्टों की या दुर्जन व्यक्ति की जो मित्रता होती है वो क्या होती है, आरंभ से ही लंबी होती है और धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, मतलब इकट्ठे पुरजोर पकड़ता है और समाप्त हो जाता है। ये दुष्टों की संगति है, ये बुरे प्रवृत्ति वाले लोगों की संगति है, ये दुर्बुद्धि वाले लोगों की संगति है ना। एक बार मिले फिर खत्म दोस्ती। तो खलानाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवति। खलानाम, जैसे कि हम लोगों ने शब्द रूप में पढ़ा है, बालक का बालका नाम, विद्यालय का विद्यालया नाम, हिमालय का हिमालय नाम, है ना। तो ये खलानाम, है ना, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो कम जो शब्द रूप है, जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, उसके जो षष्ठी विभक्ति बहुवचन का जो प्रयोग जब हम लोग शब्द रूप में पढ़ेंगे तो आता है शब्द केशाम। क्या शब्द आता है, केशाम। हाँ, केशाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवति। अब ये प्रश्नवाचक चिन्ह, चूंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, तो अगर अब प्रश्नवाचक चिन्ह छूट जाता है आपसे, एक तो छूटना नहीं चाहिए, इस पर पूरा ध्यान, क्योंकि मैं प्रत्येक बातों को बिल्कुल एकदम गंभीरता से कहता हूँ, बिल्कुल बलपूर्वक कहता हूँ, तो उसको ध्यान देने की जरूरत है, छूटना नहीं चाहिए। छूटने पर एक तो आपकी जानकारी अपूर्ण रह जाएगी, आपका जो नॉलेज है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, और ऊपर से आप उसमें मार्क्स गेन नहीं कर पाएंगे, तो ये दिक्कत हो जाएगी, है ना। तैयारियां कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पूर्णता के साथ करें, है ना। तो अब देखिए, उसी सेंटेंस को मैंने दोहराया है। पहला था कि खलानाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवति, तो वो अंडरलाइन किस में था, वो अंडरलाइन था खलानाम में, तो उसके आधार पर ये शब्द बना केशाम, है ना, उसके आधार पर ये शब्द बने केशाम। तो केशाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवति। अब उसी
सेंटेंस को दोहराया गया। अब इस बार जो प्रश्न का जो आधार है ये यहाँ आरंभ गुणवी भवति में आ गया। तो खलानाम मैत्री आरंभ गुणवी भवति। मित्र आप जान ही रहे हैं इसका मीनिंग कि जो दुष्टों की जो संगति होती है वो दोपहर के धूप के समान होती है। आरंभ गुणवी जो आरंभ से ही बड़ा होता है और फिर समाप्त हो जाता है, प्रार्ध की तरह होता है। प्रार्ध का मतलब जैसे अभी हमने श्लोक के मीनिंग में बताया था, प्रार्ध परा जो अर्ध, परा का मतलब होता है बाद वाले आधे भाग में, तो जैसे दिन के बाद वाले आधे भाग में। तो अब ये जो है आरंभ गुणवी भवति, प्रारंभ से बड़ी होती है। तो अब इसका जो प्रश्नवाचक शब्द बना वो क्या बनेगा, कैसी होती है, कैसी, हाउ, है ना। तो दुष्टों की जो दोस्ती होती है वो कैसी होती है। अब कैसी के लिए हम लोग जो यहाँ पर अभी हमने बताया था स्वभाव, जो प्रकृति, नेचर है ना, जो स्वभाव का जो बोध कराना होगा, जो प्रकृति है ना, जैसे कोई किस तरीके का टाइप है ना, तो उसके लिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह होंगे, प्रश्नवाचक जो शब्द होंगे वो होगा कीदृश। अब यहाँ पर गुणवी था, दीर्घिकारांत शब्द है, दीर्घिकार गुणवी है ना। तो ये जो है कीदृश ना हो के कीदृशी है ना, चूंकि वो स्त्रीलिंग शब्द हो गया था, ठीक है। यहाँ कीदृश नहीं, यहाँ चूंकि अगर लता आकारांत शब्द होता, ठीक है ना, जैसे लता माया है ना, शिक्षित, जैसे लता माया, ये शिक्षा है ना, चित्रा, जो आकारांत शब्द अगर रहता तो उसके जगह पर हम लोग कीदृशी लिखते, कीदृशा लिखते, ठीक है। लेकिन ये दीर्घिकारांत है, जैसे शिवानी, भवानी है ना, बहुत सारे ऐसे दीर्घिकारांत, जैसे गुणवी है ना, जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं स्त्रीलिंग शब्द जो दीर्घिकारांत है, ठीक है। तो वैसे के लिए हम लोग कीदृशी लिखेंगे, है ना। तो खलानाम मैत्री कीदृशी भवति। अब ये अंतिम जो प्रश्न है, अंतिम जो वाक्य है वो है प्रियम वक्तव्यम, प्रिय बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, है ना, किम वक्तव्यम, क्या बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। इसका जो प्रश्नवाचक शब्द हो गया वो किम वक्तव्यम, क्या बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, प्रियम वक्तव्यम, है ना। अब अगर इसको एक शब्द से और भी बना सकते हैं, ठीक है। प्रिय वक्तव्यम, कैसा बोलना चाहिए, तो हमें प्रिय बोलना चाहिए, ठीक है। तो कैसा के लिए जो शब्द है वो है कीदृशम। तो यहाँ जो चूंकि प्रियम था तो ये हम लोगों को लिखना है कीदृशम वक्तव्यम, ये भी सही होगा आपका उत्तर। कीदृशम वक्तव्यम या किम वक्तव्यम, दोनों आपके उत्तर सही हैं। दोनों शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उत्तर लिखते समय आप अपने उत्तर पुस्तिका में, आंसर कॉपी में केवल एक ही शब्द लिखेंगे, दोनों शब्द आपको नहीं लिखना है। आपको ये समझना है, ये जानकारी ले लेनी है कि दोनों उत्तर सही है। कीदृशम, कैसा बोलना चाहिए, कीदृशम, कैसा बोलना चाहिए, तो प्रियम वक्तव्यम, प्रिय बोलनी चाहिए। कीदृशम, कैसा बोलना चाहिए, है ना, कैसे बोल होने चाहिए। किम वक्तव्यम, क्या बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। तो ये दोनों सही है, किम और कीदृशम दोनों सही है। कीदृशम होगा, याद रखना है, ये अनुस्वार है ना, अनुस्वार है ये। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने प्रश्न निर्माण की प्रैक्टिस की। इस तरह से जो रेखांकित शब्द होते हैं, है ना, तो जो प्रश्नवाचक शब्द के लिए जो शब्द है वो है किम, है ना। इसके हम लोग पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में शब्द रूप याद करना है, तभी आपके प्रश्न निर्माण, चाहे जिस भी प्रकार के शब्द हों और किसी भी प्रकार के शब्द में अंडरलाइन किए गए हों, आप उस शब्द के आधार पर शब्द को, प्रश्नवाचक शब्द को चुन सकते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप तुरंत उसके उत्तर को बता सकते हैं अगर आपके पास
शब्द रूप है, शब्द रूप याद है, स्मरण है आपको, आप जानकारी रखते हैं। इसके लिए आपको जरूरी है प्रश्नवाचक शब्द बनाने के लिए कि अपने ग्रामर बुक से किम शब्द निकालेंगे और शब्द रूप में क्लास 9th में शब्द रूप दिया हुआ होगा, ग्रामर बुक में मणिका वाले देख लेंगे, मणिका वाले देख लेंगे, या ऑल इन वन में भी शब्द रूप दिया हुआ है ना, देखेंगे। आपके शेमुशी बुक में भी, शेमुशी की पुस्तक में भी है ना शब्द रूप दिया हुआ है, पीछे पृष्ठ पर, पीछे अंतिम वाले पृष्ठ पर, तो आप देख लेंगे। किम शब्द रूप जो है ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, अगर आप इसको देख लेना है, एक बार याद कर लेनी है, तो इससे आप प्रश्न निर्माण वाले प्रश्न का अच्छे से जवाब दे सकते हैं, सही से जवाब दे सकते हैं। तो आज का ये जो था चैप्टर 5 सूक्ति मौक्तिकम चैप्टर से हम लोगों ने है ना पद्य का यानी कि कविताओं के मीनिंग को जाना, श्लोक के मीनिंग को जाना, फिर पद्यांश, फिर अन्वय और अंतिम में हम लोगों ने प्रश्न निर्माण को जाना। इस हिसाब से है ना जो परीक्षा में जो पूछे जाते हैं उस हिसाब से टॉपिक को रखा गया। अब आप लोग एक एक कर वीडियो देखेंगे और उससे संबंधित जानकारियाँ लेंगे। जो कन्फ्यूजन होगा, जो कन्फ्यूजन होगा, जो दुविधाएं होंगी आपकी, आप कमेंट बॉक्स पर लिखें, उन दुविधाओं को दुविधाओं को निरूपित किया जाएगा और दुविधाओं का निवारण किया जाएगा, उत्तर दिया जाएगा आपको। और जिन्होंने अभी तक अपनी पुस्तकें नहीं खरीदी हैं, तो अब तो पुस्तकों की दुकानें खुलने लगी हैं, आप कृपया पुस्तक की दुकानों पर जाएं और जो आपके वर्ग के लिए शेमुशी, क्लास 9th के लिए शेमुशी पार्ट 1 है ना, आप इसे अवश्य ले लें। ग्रामर का बुक मणिका ले लें। और अगर ऑल इन वन ले रहे हैं तो किसी प्रकार के बुक लेने की ज़रूरत नहीं, केवल ऑल इन वन ले लेंगे आप संस्कृत के लिए। फिर आपको ना तो अलग से मणिका लेने की ज़रूरत है, ना ही अलग से आपको ग्रामर लेने की ज़रूरत है, केवल ऑल इन वन। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपने प्रैक्टिस कीप योर प्रैक्टिस ऑन, अपने अभ्यास को यूं ही जारी रखें, अपने अभ्यास को यूं ही जारी रखें। ठीक है ना, ओके, देन थैंक यू।